एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहाँ हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 831। बाहर युद्ध छिड़ा हुआ है। सू चेन का परिवार शांति से खाना बना रहा है। हालांकि उस समय उसे जड़ी बूटियां उगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी, लेकिन अब जब वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है तो बाद में रोपण के लिए उपयुक्त आध्यात्मिक मिट्टी को खोजना बहुत आसान होगा। अगर उसे सचमुच कोई नहीं मिलता तो वह हमेशा अपने परदादा जियांग वेहाई से बात कर सकता था और जियांग परिवार से उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक भूमि प्राप्त कर सकता था। वह अभी अभी गुप्त राज्य में पहुंचा था और उसका मुख्य उद्देश्य किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना रहना था। फिर उसने सू ये से कहा, पिताजी, हमें अपनी साधना को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास एक गुप्त तकनीक है जो एक अलगाव अवरोध उत्पन्न कर सकती है, जिससे पोषण गुरु स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति या राक्षसी जानवर की आध्यात्मिक शक्ति की जांच को रोका जा सकता है। डिंग। मेजबान को उनके चयन के लिए बधाई। इनाम, एक बार इस्तेमाल होने वाला मध्यवर्ती अलगाव अवरोधक। क्या मेजबान अब अलगाव अवरोध का उपयोग करना चाहता है? इसका इस्तेमाल करें। जब वह बोल रहा था, सू चेन के हाथों ने मुद्राएं बनाईं, जिससे सू ये और लिन वानिक्सू को लगा कि वह कोई जादू कर रहा है। वास्तव में सिस्टम ही सब कुछ कर रहा था। कृपया अतिथि अलगाव अवरोध की सीमा बताएं। मध्यवर्ती अलगाव अवरोध 1000 घन मीटर के क्षेत्र को कवर कर सकता है। सू चेन ने तुरंत अपना ध्यान उस भूमिगत सुइट पर केंद्रित किया जहां वे रहते थे और बाहर की ओर एक वृत्त बनाया जिसमें 1000 घन मीटर का क्षेत्र शामिल था। मेजबान ने योजना पूरी कर ली है। मध्यवर्ती अलगाव अवरोध सक्रिय कर दिया गया है। 3, 2, 1। सक्रियण पूर्ण हुआ। सू चेन ने अपने हाथ के हाव भाव हटाकर हैरान सूये से कहा, पिताजी, कोई बात नहीं, काम हो गया। अगर आज रात बाहरी दुनिया तबाह भी हो जाए तो भी हम यहाँ चैन से खा पी और सो सकते हैं, इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सू ये ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसका परीक्षण किया और पाया कि वास्तव में आसपास कुछ अजीब चीजें थीं। हालांकि एहतियात के तौर पर उसने सू चेन से कहा कि वह खुद जाकर इसकी जांच करेगा। सू चेन सहमत हो गई, लेकिन अधिक सहज महसूस करने के लिए सूये के साथ बाहर गई। उसने लिन वानिक्सू को खरगोश का मांस तैयार करने दिया जबकि वह सूये को सतह पर ले गया। उन्होंने अलगाव अवरोध की सीमा पार कर ली और फिर उसने सूये को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जांच करने के लिए कहा। हालांकि सूये और लिन वानिक्सू दोनों प्रारंभिक धुंध अवस्था में थे, सूये ने लिन वानिक्सू से पहले इस अवस्था में प्रवेश किया था, इसलिए उसका साधना स्तर उच्च था। सामान्य परिस्थितियों में वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके लिन वानिक्सू की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम होगा। लेकिन अब जब उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया तो उसे लिन वानिक्सू का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि उसके नीचे खोदा गया विशाल 2 कमरों वाला कमरा भी गायब हो गया था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने जो कुछ भी महसूस किया वह नीचे ठोस जमीन थी, बिल्कुल सामान्य, और उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। चेन, तुम्हारा यह अलगाव अवरोध तो अद्भुत है, सू ये ने विस्मय से कहा। जब आप घर से दूर होते हैं तो इस तरह का आइसोलेशन बैरियर होना निस्संदेह एक शांतिपूर्ण रात की नींद का आनंद लेने के लिए एक आदर्श उपकरण है। जी पापा, चलिए पहले वापस चलते हैं, सू चेन ने कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि धरती के हिलने का एहसास लगातार तीव्र होता जा रहा था। वह राक्षसी जानवर गुस्से में घाटी से बाहर निकल आया होगा। ठीक है, सूये मान गई और दोनों जल्दी से आइसोलेशन बैरियर के अंदर और फिर भूमिगत सुइट में लौट गए। उन्हें लौटते देख लिन वानिक्सू ने सू चेन से पूछा, हनी, कैसा रहा? अलगाव अवरोध का प्रभाव बहुत अच्छा है, वे आपको यहाँ नहीं ढूंढ सकते, सू चेन ने कहा। सू ये ने यह भी टिप्पणी की, ये चमत्कार है। खुदाई के दौरान जो बड़ा घर मिला वह तो कहीं मिला ही नहीं। आज रात हम चैन से सो सकेंगे। हालांकि हम पूरी तरह से सतर्क रहना छोड़ नहीं सकते। भले ही इस जगह का पता न लगाया जा सके, लेकिन अगर कोई राक्षसी जानवर इस क्षेत्र पर हमला करता है तो वह हम तक पहुंच ही जाएगा। सू ये ने चीजों का और भी गहन विश्लेषण किया। सू चेन ने सिर हिलाया। तब तक लिन वानिक्सू खरगोश का सारा मांस धो चुकी थी और सू चेन ने उसे काटने वाले तख्ते पर काटना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह बाहर। सू चेन से 20 किलोमीटर दूर दूसरी दिशा में, घाटी से 8 किलोमीटर दूर, मोनिका कायदा और हुलुन कायदा एक बड़े पेड़ में छिपी हुई थीं। उनकी निगाहें घाटी की उस दिशा पर टिकी हुई थीं जहां से उस जानवर की दहाड़ियां आ रही थीं। हुलुन ने उत्साह से कहा, भाई, यहाँ एक बड़ा आदमी है। उसकी गुफा में जरूर बहुत सारा कीमती सामान छिपा होगा। वह इस समय बहुत गुस्से में है। क्या कोई दूसरा राक्षसी जानवर किसी कारण से उससे लड़ रहा है? मोनिका कायदा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इंटरमीडिएट हर्ब गैदरिंग स्टेज में अब सिर्फ एक ही राक्षसी जानवर बचा है। शायद कोई हमसे पहले ही वहां पहुंच गया हो। उन्होंने खजाना चुरा लिया। हुलून की तुलना में मोनिका को सीमावर्ती क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अधिक अनुभव था और उसका स्तर भी उच्च था। वह जड़ी बूटी एकत्र करने के मध्यवर्ती चरण में थी।
क्या कोई पहले वहां पहुंचकर खजाना चुरा ले गया? क्या ये जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले राज्य का कोई दूसरा जिन हो सकता है? हुलुन ने पूछा। ये संभव है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वे चले गए हैं और आसपास नहीं हैं, मोनिका ने कहा। तो भाई, क्या हम आगे बढ़ें? हुलुन ने पूछा। जब उसने कहा, हाँ। सभी राक्षसी जीवों के शरीर में राक्षसी अग्नि होती है, जो उनकी साधना के सार को केंद्रित करती है। इसे प्राप्त करना हमारे प्रशिक्षण के लिए फायदेमंद होगा। तो मोनिका की निगाहें और भी सख्त हो गईं। इसके अलावा जानवर की खाल, पंजे आदि गढ़ाई के लिए उत्कृष्ट सामग्री हैं। विशेष रूप से मध्यवर्ती जड़ी बूटी संग्रहण चरण में एक राक्षसी जानवर, इसका मूल्य काफ़ी अच्छा है। इसमें कुछ हद तक खतरा है। हुलुन ने कहा, मुझे खतरे से डर नहीं लगता। मैं तुम्हारे साथ यह काम करूंगा भाई। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। कल जब मैं लाइन में खड़ा था तो जियांग युनफेंग का व्यवहार असहनीय था। सू चेन की मदद करने के लिए उसने आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके मेरे सिर पर मल का ढेर लगा दिया। हद हो गई। उसे हमारे कायदा परिवार के लिए ज़रा भी सम्मान नहीं है। मैंने सुना था कि शेंग गुआंगहुई और शेंग परिवार के उनके 2 भाई सू चेन से दुश्मनी रखते हैं। मैं शुरू में उनका दिल जीतने के लिए अपनी धाक जमाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग युनफेंग अंत में मुझे अपमानित करेगा और मुझे हरा देगा। हमारे कायदा परिवार के लिए एक चेहरा। ये सब मेरी कमज़ोर ताकत की वजह से है। अगर मैं भी जड़ी बूटी इकट्ठा करने के अंतिम चरण में होता तो देखते हैं जियांग युनफेंग मुझे कैसे डराता। लानत है, मोनिका ने उत्तेजित हुलुन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। गुस्सा मत हो। एक बार जब हम शेंग परिवार के साथ गठबंधन कर लेंगे तो भविष्य में चीज़ें बदल जाएंगी। हमारा कायदा परिवार शायद शीर्ष 3 परिवारों में भी शामिल हो जाए और जियांग या बाई परिवारों को पीछे छोड़ दे। चलो, इस राक्षसी जानवर का शिकार करें और इसकी राक्षसी अग्नि को अवशोषित करें। दाओताई पर्वत पर चढ़ने और सृजन अकादमी में स्थान सुरक्षित करने से पहले हमें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। कुआं, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब मोनिका कायदा और हुलुन कायदा राक्षसी जानवर का शिकार करने गईं, तब सू चेन खरगोश का मांस भून रही थी। लोहे की कड़ाही में कोयले पर पकाने के कारण उसकी खुशबू बहुत तेज थी और पूरे कमरे में मांस की महक फैल रही थी। मांस का स्वाद चखने से पहले ही लिनवानिक्सू ने उसकी सुगंध सूंघी और कहा, पतिदेव, मुझे लगता है कि यह खरगोश का मांस उस स्पिरिट बीस्ट के मांस से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होगा जो हमने जियान परिवार के घर पर खाया था। साधना जगत में कई घरेलू आध्यात्मिक पशुओं को भी पाला जाता था, ठीक उसी तरह जैसे नश्वर जगत के लोग भोजन के लिए मुर्गियां, बत्तखें, मछलियां और सुअर पालना पसंद करते हैं। खेती की दुनिया ने उपभोग के लिए कुछ नमूने भी पाले। क्योंकि इन जानवरों के शरीर निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहते थे, इसलिए वे आध्यात्मिक जानवर बन गए। हालांकि उनमें से कुछ दिखने में एबिसल क्लैन से काफ़ी मिलते जुलते थे, लेकिन वे 2 अलग अलग प्रजातियां थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे छोटे जानवर थे जो सतह पर रहते थे और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद बढ़ते थे। सू चेन ने चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा उठाया, उस पर फूंक मारी और फिर उसे लिनवानिक्सू के मुंह के पास ले गया। पत्नी, एक निवाला चख कर देखो और बताओ कि इसमें नमक ठीक है या नहीं। अध्याय 832 गुप्त राज्य का भोजन सचमुच स्वादिष्ट है, जियान परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने कहा। लिनवानिक्सू ने खरगोश के मांस का एक टुकड़ा खाया और नशे में धुत चेहरे के साथ कहा, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। नमक का स्तर एकदम सही है। बेशक, सू चेन को पता था कि नमक की मात्रा बिल्कुल सही है। खाना बनाते समय वह नमक की सटीक मात्रा ही डालती थी, इसलिए उसे पता था कि मात्रा एकदम सही है। उसने लिनवानिक्सू से यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उसने अपनी पत्नी के लालची भाव को देखा, जो बहुत प्यारा था। वह उसे पूरी तरह पकने तक इंतजार नहीं करवा सकता था, इसलिए उसने खास तौर पर उसके लिए पहले चखने के लिए एक छोटा सा हिस्सा तैयार किया। सू चेन ने उसे नन्ही गिलहरी की तरह बड़े प्यार से खाते हुए देखा, स्नेह से मुस्कुराते हुए, और फिर लिनवानिक्सू से कहा, पत्नी, जैसे ही मैं हरे प्याज छिड़क दूं, खरगोश का मांस तैयार हो जाएगा। आप चावल परोसना शुरू कर सकती हैं। ठीक है। लिनवानिक्सू ने जल्दी से अपने हाथ धो लिए। यहाँ 3 पोर्टेबल कोयले के चूल्हे लगाए गए थे। एक बर्नर का इस्तेमाल खरगोश के मांस को भूनने के लिए, दूसरे का इस्तेमाल सुअर की पसलियों और समुद्री शैवाल का सूप पकाने के लिए और तीसरे का इस्तेमाल चावल पकाने के लिए किया जाता था। चावल पहले से ही पका हुआ था। जिस चावल का इस्तेमाल किया गया, उसकी कटाई आज ही घाटी में हुई थी। क्योंकि वे इसे केवल एक बार ही खाने वाले थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा चावल की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए सू चेन और सूये ने इसे हाथ से पीसा और इसके छिलके उतारे। जब उन्हें कोई ताज़ा चीज़ मिलती थी तो हर कोई उसे चखना चाहता था। खाने के शौकीनों के लिए यह एक रोज़मर्रा की घटना थी। आज उन्होंने बांस की नलियों में चावल भरकर लकड़ी की आग पर पकाया। बांस की नली का ढक्कन उठाते ही चावल की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सुगंधित। इस बार सूये खुद को रोक नहीं पाए और उसने कहा, क्योंकि यह सचमुच सुगंधित था। चावल की खुशबू। चावल के दाने मोटे और भरे हुए थे। ये लंबे दाने वाला चावल था। लिनवानिक्सू चावल को बांस की नलियों में भरकर मेज पर लाईं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बांस की नली।
उसकी भूख कम थी, इसलिए उसने मध्यम आकार की बांस की नली का इस्तेमाल किया, जबकि सू चेन और सू ये, जिनकी भूख अधिक थी, उन्होंने बड़ी बांस की नलियों का इस्तेमाल किया। बांस की नली में रखे चावल अपनी खुशबू और बांस की ताजगी भरी महक के साथ उन्हें महकते ही मुंह में पानी ला देते थे। लिन वानिक्सू को खाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी। उसने जल्दी से सूप को कटोरियों में परोसा और फिर सू ये को खाने के लिए बुलाया। वह भी एक स्टूल पर बैठ गई और सू चेन के खरगोश का मांस लाने का इंतजार करने लगी ताकि वे खाना शुरू कर सकें। उसकी आशा भरी आंखों को देखकर सू चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, ठीक है, देखो मेरा प्यारा दोस्त अब और इंतजार नहीं कर सकता, चलो खाना खाते हैं। सू चेन करछूल में परोसा हुआ खरगोश का मांस मेज पर लेकर आया। ये खरगोश का मांस था जिसे सूखी मिर्चों के साथ भूनकर ऊपर से हरे प्याज छिड़क कर बनाया गया था, जिससे प्याज की खुशबू और भी बढ़ गई थी। अगर छोटी खाने की शौकीन सू यूयू यहाँ होती तो उसके मुंह में जरूर पानी आ जाता। जब सू चेन ने उन्हें खाने के लिए कहा तो सभी ने अपना खाना तैयार करना शुरू कर दिया। स्वादिष्ट, चेन चेन, ये खरगोश का मांस कितना स्वादिष्ट है। ये चावल भी बहुत बढ़िया हैं। पिताजी ने आज तक इतना बढ़िया खरगोश और चावल कभी नहीं खाया। लगता है इस रहस्यमयी राज्य में उगने वाली फसलें वाकई बहुत अच्छी हैं। क्योंकि यहाँ पर्यावरण प्रदूषण नहीं है, इसलिए यहाँ सब कुछ बहुत प्राकृतिक रूप से और भरपूर मात्रा में उगता है, सू ये ने कहा। सू चेन मुस्कुराया और बोला, अगर स्वादिष्ट है तो और खाओ। अगर कम लगे तो मैं बाद में कुछ खरगोशों का शिकार करूंगा और हम रात में बारबेक्यू पार्टी करेंगे। लिन वानिक्सू तुरंत मान गई, लेकिन जैसे ही वह मान गई, उसने कहा, नहीं, बेहतर होगा कि ऐसा न करें। बाहर बहुत खतरा है, चलो कल सुबह तक यहीं इंतजार करते हैं। सू ये ने उसका समर्थन करते हुए कहा, वानिक्सू सही कह रही है, बाहर बहुत खतरा है। चावल और जड़ी बूटियों का अधिकांश हिस्सा छीन लिए जाने के बाद वह राक्षसी जानवर निश्चित रूप से लंबे समय तक क्रोधित रहेगा। सू चेन ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों की बात सुनूंगा। उन्होंने 3 खरगोशों पर छलांग लगाई, जो उन तीनों के लिए काफी था। और सू ये ने सू चेन से थोड़ी शराब लाने को कहा। शराब के कुछ घूंट और खरगोश के मांस का एक टुकड़ा अमर होने से कहीं बेहतर था। खाना खाते समय सू चेन के संचार उपकरण की घंटी बजी। ये वही एंटीना था जो जियांग युनफेंग ने उसे दिया था। उसने एंटीना को बाहर निकाला और जियांग युनफेंग द्वारा पहले सिखाए गए तरीके का पालन करते हुए रिप्लाई बटन को सक्रिय किया। सू चेन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं आपको सुन सकता हूं, अंकल युनफेंग। तुम अब कहाँ हो? गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? मैंने कल एक ऊंचा पहाड़ मिलने के बाद आपसे संपर्क करने की योजना बनाई थी। अभी हम खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हो? क्या तुमने आग जलाई थी? हाँ, जल्दी से आग बुझाओ और आगे बढ़ो। इस गुप्त क्षेत्र में राक्षसी जानवर हैं। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं एक राक्षसी जानवर के ठिकाने पर उतरा था और मैंने बिना किसी झिझक के उसे मार डाला था। ठीक है, हम भूमिगत हैं। भूमिगत। जियांग युनफेंग को वह समय याद आया जब सू चेन जियांग परिवार के बैठक कक्ष में जियांग जिंगजी के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। जियांग जिंगजी ने लगभग सू चेन को लाठी से मार ही डाला था और फिर सू चेन जमीन में गायब हो गया, जमीन खोदकर। सू चेन को भूमिगत खुदाई की तकनीक का ज्ञान था, लेकिन भूमिगत खुदाई तकनीक की भी कुछ सीमाएं थीं। क्या आप जमीन के नीचे जगह खोदकर आग जला सकते थे और खाना पका सकते थे? सू चेन ने जियांग युनफेंग को अपनी स्थिति के बारे में बताकर उसे आश्वस्त किया। जब जियांग युनफेंग को पता चला कि सू चेन के परिवार के 3 सदस्य एक साथ टेलीपोर्ट हो गए थे और तीनों को पृथ्वी उत्खनन तकनीक का ज्ञान था, तो उन्होंने 10 मीटर गहरी जमीन में 2 बेडरूम का घर और बैठक कक्ष खोदा और आत्माओं की पहुंच को रोकने के लिए घर के चारों ओर एक अवरोध भी लगा दिया। और सू चेन और बाकी लोग मेज पर बैठकर खरगोश का मांस, सूप और चावल खा रहे थे। मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया। क्या गुप्त साम्राज्य में जीवन वास्तव में ऐसा ही था? क्या यहाँ बाहरी जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि सू चेन उसे कोई काल्पनिक कहानी सुना रही हो? लेकिन ये सच नहीं था। सू चेन उस तरह का व्यक्ति नहीं था। जिसका मतलब ये था कि सू चेन ने जो कुछ भी कहा वह सच था, क्योंकि उसने लोगों के खाने की आवाज़ सुनी और शराब पीने के बाद होठों को चटकाने की आवाज़ भी सुनी। खाना खाते समय लोग ऐसी ही आवाज़ निकालते हैं। उसी क्षण सू ये ने कहा, भाई युनफेंग, मेरे बेटे ने आज रात जो खरगोश का मांस बनाया है वह सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ का मुर्गा भी बढ़िया है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप भी इसे चख सकते हैं। जियांग युनफेंग। वास्तव में वे खा रहे थे और वे एक छोटे खरगोश का मांस खा रहे थे जो गुप्त राज्य में फंसा हुआ था। जियांग युनफेंग पहले ही सू चेन के खाने का स्वाद चख चुकी थी और जानती थी कि उसकी पाक कला असाधारण थी। वह लगभग पूरे दिन अंतिम चरण के जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले दानव से लड़ रहा था। उसका शरीर थक चुका था और उसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं था। सू चेन को इतने चाव से खाते देख उसके मुंह में पानी आ गया। भाई सू ये, मैंने अभी अभी यहाँ एक बड़ा भैंसा मारा है।
मैं थोड़ा मांस काटकर अपने स्पेस रिंग में रख लूंगा। जब हम मिलेंगे तो सू चेन से इसे तैयार करने में मदद लेना और हम भैंसा खाएंगे। मुझे यह अच्छा लगा, सूये ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई यूनफेंग, आपने अभी अभी एक राक्षस जानवर को मारा है, इसलिए वहां खून की गंध होगी। कई राक्षस जानवर जल्द ही उस गंध से आकर्षित होकर आएंगे। आपको जल्दी से इससे निपटना चाहिए और वहां से निकल जाना चाहिए। कल जब हम पास के पहाड़ पर पहुंचेंगे तो मैं आपको इलाके का वर्णन कर दूंगा। ठीक है, जियांग यूनफेंग ने सिर हिलाया। सू चेन का फ़ोन कॉल समाप्त हुआ और उसके तुरंत बाद सूये और लिनवानिक्सू के फ़ोन एक के बाद एक आने लगे। जियांग लिजिन की स्थिति जियांग यूनफेंग जैसी ही थी, उसे भी एक राक्षसी जानवर के ठिकाने पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। हालांकि वह इस मध्यम स्तर के जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले राक्षसी जानवर को मारने में असफल रहा। वह लगातार भागता रहा, जानवर उसका पीछा करता रहा और बड़ी मुश्किल से ही वह बिना किसी चोट के बच पाया। उसने सूये को फ़ोन किया और बातचीत का विषय जियांग यूनफेंग द्वारा कही गई बातों के समान था। अध्याय 833, चलो लूटपाट करने चलते हैं। जियांग मुक्सुए की स्थिति जियांग यूनफेंग और जियांग लिजिन से थोड़ी बेहतर थी। वह किसी दानव के अड्डे में तो नहीं गिरा था, लेकिन फिर भी एक बुरी जगह पर पहुंच गया था, एक अंधेरे गंदे दलदल में। जब वह जागा तो उसे सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। ये दलदल बाहर के दलदलों से अलग था, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत प्रबल था। उसने दलदल से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास किया था। वह कुछ ही समय पहले तट पर पहुंची थी। अपने कपड़े साफ करने का भी समय न मिलने के बावजूद उसने अपने स्पेस रिंग से ध्वनि संचारित करने वाली घंटी निकालकर लिनवानिक्सू को फ़ोन किया। क्योंकि वह पहुंचते ही लगभग मरते मरते बची थी, इसलिए उसे चिंता थी कि लिनवानिक्सू के प्रवेश करते ही उसे किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। मैं लिनवानिक्सू के ठिकाने की जल्दी से पुष्टि करना चाहता था और उससे मिलना चाहता था। लिनवानिक्सू को फ़ोन करने और उसकी स्थिति के बारे में जानने के बाद वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। लिनवानिक्सू के 3 सदस्यों वाले परिवार ने एक साथ टेलीपोर्ट होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वे एक दानव राक्षस के ठिकाने पर टेलीपोर्ट हुए, लेकिन वे ठीक उसी समय पहुंचे जब वह राक्षस भोजन की तलाश में बाहर निकला हुआ था। उन्हें न केवल एक सुरक्षित जगह मिली, बल्कि वे उस दानव राक्षस के ठिकाने से लूटे गए अनाज से बने चावल भी खा रहे थे, और साथ में खरगोश का मांस भी। जियांग मुक्सुए ने खुद को देखा, जो कीचड़ से सनी हुई थी। उसके मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर आया। क्या आपको यकीन है कि वे सभी एक ही गुप्त राज्य में दाखिल हुए थे? अच्छा, ये जानकर राहत मिली कि तुम सुरक्षित हो। ठीक है, हम कल बात करेंगे, जियांग मुक्सुए ने कहा। फ़ोन रखने के बाद सू चेन और अन्य लोग चावल के कुछ निवाले खा रहे थे कि अचानक बाहर मौजूद राक्षसी जानवर द्वारा मचाया गया कोलाहल बंद हो गया। क्या उस राक्षसी जानवर ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है? लिनवानिक्सू ने पूछा। मुझे इस पर संदेह है, सूये ने कहा। सू चेन ने कहा, उसे नज़रअंदाज करो, हम कल यहाँ से चले जाएंगे। चलो खाना खाते हैं। जैसे ही वे अपना भोजन समाप्त करने वाले थे, अचानक उन्हें धरती के हिलने और पहाड़ों के कांपने का एहसास हुआ। हालांकि अलगाव की बाधा आध्यात्मिक शक्ति की जांच को रोक सकती थी, लेकिन भूकंप जैसी घटनाओं को नहीं रोका जा सकता था। सौभाग्यवश सू चेन ने मेज को पकड़ लिया, जिससे वह पलटने से बच गई। लिनवानिक्सू ने सूप का कटोरा भी पकड़ रखा था ताकि वह छलक न जाए। सूये ने शराब की बोतल को बचाकर रखा, जिससे वह छलकने से बच गई। क्या हो रहा है? सब कुछ इतना अस्त व्यस्त क्यों हो गया है? लिनवानिक्सू ने पूछा। सूये ने भौहें चढ़ाकर विश्लेषण किया, जरूर कोई राक्षसी जानवर उस पर हमला कर रहा होगा। वे लड़ रहे हैं। ये सुनकर सू चेन को दिलचस्पी हो गई। डिंग, बाहर भीषण लड़ाई का पता चला है। मेज़बान को बधाई, क्योंकि अब उन्हें फैसला लेना होगा। पहला विकल्प, भूमिगत कक्ष में बिना बाहर निकले रहें। मेज़बान को जड़ी बूटियां उगाने के लिए 50 जिन भूमि का उपहार दें। दूसरा विकल्प, बाहर जाकर लड़ाई का अवलोकन करें और संभावित लाभ प्राप्त करें। मेज़बान को दानव पशु स्थान का अपग्रेड मिलता है, जिससे वे 2 दानव पशुओं को रख सकते हैं। मेज़बान या तो दोनों दानव पशुओं को एक साथ रख सकते हैं या उन्हें अलग रखने के लिए दानव पशु स्थान के भीतर एक शून्य दीवार बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेज़बान की कमाई के आधार पर सिस्टम एक संबंधित ग्रैंड टेबल स्पिन ड्रॉ भी प्रदान करेगा। जैसे ही वह इस विषय में रुचि लेने लगा, सिस्टम ने अप्रत्याशित रूप से उसके सामने एक विकल्प प्रस्तुत कर दिया। उत्कृष्ट। जहां तक पुरस्कारों की बात है, दोनों ही ठीक थे, लेकिन उसने अभी अभी खाना खत्म किया था और वह बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए लड़ाई देखने के लिए उत्सुक था। यदि इससे लाभ मिलने की संभावना हो तो इसका लाभ न उठाना व्यर्थ होगा। दरअसल मैं घाटी में बचे हुए अनाज और जड़ी बूटियों के बारे में सोचता रहा। यदि उस उन्नत अवस्था के जड़ी बूटी संग्रहकर्ता दानव जानवर को किसी अन्य दानव जानवर या व्यक्ति द्वारा घायल कर दिया जाता है, तो वह दृश्य में प्रवेश कर सकता है और ठीक काल्पनिक उपन्यासों की तरह तीसरे पक्ष के लाभ प्राप्त कर सकता है। बाहर जाकर इसे आजमाएं। उसने तुरंत सूये से कहा, पिताजी, मैं बाहर जाकर देखता हूँ।
आप और वानिक्सू यहीं रुकिए। डिंग। मेज़बान को उनके चुनाव के लिए बधाई। मेज़बान को लाभ प्राप्त होने के बाद इनाम पहुंचा दिया जाएगा। लिन वानिक्सू ने सुचेन को पकड़ लिया और चिंता से कहा, प्रिय, क्या तुम बाहर जाकर देखना चाहते हो? क्या तुम नहीं जा सकते? सू ये ने यह भी कहा, चेन चेन, जब दो बड़े दानव आपस में लड़ रहे हों तो बहुत खतरा होता है। बेहतर होगा कि हम यहीं रहें, बाहर मत जाओ। सू चेन जानता था कि उसकी पत्नी और पिता उसके बारे में चिंतित हैं, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस अपने भंडारगृह से मध्यवर्ती नकाबपोश हत्यारे का सूट निकाल लिया। उसने उन दोनों से कहा, मेरे पास एक दिव्य कलाकृति है। थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं कमरे में जाकर यह पोशाक पहन लेता हूँ, इसलिए आपको मेरे जाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर सुचेन कमरे में दाखिल हो गया। उसने मध्यम स्तर के नकाबपोश हत्यारे का सूट पहन लिया। फिर उन्होंने आवश्यक समायोजन किए। फिलहाल उन्होंने केवल राज्य का ढांचा तैयार किया है। उन्होंने इसे सीधे उस उच्चतम स्तर पर सेट कर दिया जिसे वे उस समय सेट कर सकते थे, उन्नत स्तर की जड़ी बूटी संग्रहण की महान पूर्णता का साम्राज्य। इस हत्यारे के सूट ने उसे अपने परिवेश के अनुरूप उच्चतम स्तर का भेष धारण करने की अनुमति दी। उदाहरण के लिए, यदि मैं नश्वर दुनिया के दायरे में होता तो भेष बदलने का उच्चतम स्तर उन्नत चरण जड़ी बूटी संग्रहण ग्रैंड परफेक्शन होता। इसे लगाने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। लिन वानिक्सू और सूये ने मुड़कर देखा और तुरंत ही स्तब्ध रह गए। लिन वानिक्सू जल्दी से सुचेन के पास गई और बोली, पतिदेव, मुझे लगता है कि आपके राज्य में जबरदस्त सुधार हुआ है। सू ये ने भी अविश्वास भरे भाव से कहा, यह शक्तिशाली अनुभूति लगभग वैसी ही है जैसी जियांग युनफेंग ने मुझे दी थी, बल्कि जियांग युनफेंग की अनुभूति से भी अधिक शक्तिशाली है। चेन चेन, क्या तुम जड़ी बूटी इकट्ठा करने के अंतिम चरण में पहुंच गए हो? लिन वानिक्सू असमंजस में थी। सू ये तो और भी ज्यादा हैरान हो गई। क्या आपका बेटा अभी अभी प्रारंभिक लैंप स्विचिंग चरण तक नहीं पहुंचा था? आप जड़ी बूटियों के संग्रह के अंतिम चरण तक कैसे पहुंचे? सू चेन ने अपने राज्य को प्रारंभिक दीपक प्रज्वलन चरण में वापस ला दिया। फिर उसने इसे वापस लेट स्टेज हर्ब गैदरिंग हाई परफेक्शन पर सेट कर दिया। कुछ बार इसका इस्तेमाल करने के बाद लिन वानिक्सू और सूये को आखिरकार यह बात समझ में आ गई। उनकी निगाहें सुचेन के पहनावे पर पड़ीं और वे सोचने लगे कि क्या वह पहनावा उसकी शक्ति के स्तर को नियंत्रित कर सकता है। सुचेन ने उंगलियां चटकाते हुए कहा, आपने सही अनुमान लगाया। मेरी असली ताकत वास्तव में दीपक जलाने की प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन इस पोशाक के माध्यम से मैं अपनी ताकत को जड़ी बूटी संग्रहण की महान पूर्णता की उन्नत अवस्था के रूप में छिपा सकता हूँ। इतना ही नहीं, मैं और भी कई चीजें छुपा सकता हूँ। संक्षेप में, आप दोनों चिंता न करें। मैं लड़ाई देखने जा रहा हूँ, आपको अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों घर पर रहो और मेरे वापस आने का इंतजार करो ताकि मैं घाटी की सारी अच्छी चीजें लूट सकूं। सूर्य कुछ शब्द कहना तो चाहता था, लेकिन अपने बेटे को बाहर जाने के लिए दृढ़ निश्चयी देखकर और उसके रहस्यमय स्वभाव को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी कि उसका बेटा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता था जिसके बारे में उसे यकीन न हो, उसने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है चेन चेन, बाहर जाते समय सावधान रहना। दूसरों से अपनी सुरक्षा करना प्रार्थना करने वाली मंटिस्टिडे का पीछा करती है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे एक ओरियोल पक्षी भी है। ठीक है, सू चेन ने सहमति जताई। लिन वानिक्सू ने अपने होंठ सिकोड़े और अंत में उसे मनाने का कोई और प्रयास नहीं किया। सू चेन को एक कटोरी सूप पीने दिया और फिर चली गई। सू चेन ने सूप पिया और फिर सतह पर आ गया। सतह पर पहुंचने के बाद भी वह अलगाव अवरोध से बाहर नहीं निकला था। वह फिर से यहीं बस गया। उसने अपना रूप बदलकर 6 साल के लड़के का वेश धारण कर लिया, जो उसके असली रूप से बिल्कुल अलग था। बच्चे का वेश क्यों बनाया? क्योंकि बच्चा रात में फुर्तीला होता है और उसे पहचानना आसान नहीं होता। उसने वेश पूरी तरह से बदल लिया। उसने अपनी बहुमूल्य कलाकृति को सोने के गदा के रूप में छुपा लिया, लेकिन उसे बाहर निकालने के बजाय उसने उसे उसके भंडारण स्थान पर रख दिया। उसने अपनी आवाज को इस तरह बदला कि वह ठंडी और सत्तावादी लगे। अध्याय 834 ये 9 पूंछों वाला दिव्य लोमड़ी मेरा है। सू चेन अपना पूरा वेश बदलने के बाद वह रवाना हो गया। दिव्य गति तकनीक का उपयोग करते हुए उसकी गति अविश्वसनीय थी और वह जल्दी ही घाटी के बाहरी इलाके में पहुंच गया। जैसे जैसे वह घाटी के करीब पहुंचता गया, कंपन और भी तेज होती गई। लड़ाई बेहद भीषण थी। समय समय पर उसे जानवरों की दहाड़ें सुनाई देती थीं, लेकिन केवल एक ही प्रकार के राक्षसी जानवर की दहाड़, किसी और की नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़ाई में शामिल दूसरा पक्ष कोई राक्षसी जानवर न हो, लेकिन एक इंसान? क्या यहाँ अन्य अजूबे भी उतरे थे? घाटी के बाहर सू चेन ने अपनी आभा को छिपाते हुए दिव्य गति तकनीक का उपयोग करना जारी रखा और चुपके से घाटी में प्रवेश किया। उसने रात के रंग से मेल खाने के लिए अपने कपड़ों का रंग काला चुना था। अपनी तीव्र गति के कारण किसी को भी पता नहीं चला कि वह चुपके से घाटी में प्रवेश कर गया था। कुछ मिनट बाद सू चेन एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, जहां से वह नीचे चल रही लड़ाई को स्पष्ट रूप से देख सकता था।
नीचे लड़ाई के कारण पेड़ ढेर के रूप में गिर गए थे और धूल के बादल उड़ रहे थे। चांदनी रात में वह एक विशालकाय सफेद राक्षसी जानवर को देख सकता था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह किस प्रकार का जानवर था। अब तक उसने केवल कुछ लंबी सफेद पूंछें ही देखी हैं, जिनमें से प्रत्येक 10 मीटर से अधिक लंबी है। सू चेन ने झटपट गिनती की, 9 पूंछें थीं। इसके तुरंत बाद उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वह जानता था। मोनिका काइडा, वही तो इस 9 पूंछ वाले सफेद राक्षसी जानवर से लड़ रहा है। और एक और, हुरोन काइडा। इस बार लेट लाइफ अर्थ क्षेत्र में एकमात्र प्रतिभागी हुरोन काइडा है। मध्य युग के पृथ्वी साम्राज्य के मूल निवासी कोमरान काइडा ने भी नामांकन कराने का इरादा किया था, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया और चले गए। उसी क्षण सू चेन ने यह भी देखा कि नीचे 9 पूंछ वाला सफेद दानव जानवर किस प्रकार का जानवर था। यह एक विशाल 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी थी। उस तरह की सफेद लोमड़ी में पहले से ही आध्यात्मिक बुद्धि होती है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह चावल और जड़ी बूटियों की इतनी अच्छी खेती करती थी। नीचे लड़ाई जारी थी। न तो लोगों को और न ही उस राक्षसी जानवर को इस बात का एहसास हुआ कि अब एक और दर्शक मौजूद था। वे एक भयंकर और बेहद बराबरी की लड़ाई में लगे हुए थे। मोनिका काइडा ने 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी पर जोरदार हमले किए और तुरंत हुरोन काइडा से कहा, हुरोन, अपना अंतिम हमला करो। हम 10 मिनट से अधिक समय से लड़ रहे हैं, अगर हमने इसे जल्द ही नहीं मारा तो यह अन्य राक्षसी जानवरों को आकर्षित कर सकता है, जो बुरा होगा। बहुत खूब भाई। इसके बाद हुरोन काइडा ने एक सील को प्रकट किया, जो हवा में एक विशाल पदचिह्न में बदल गई, जो एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था। फिर हुरोन काइडा ने अपनी उंगली काट ली, जिससे खून निकल आया, और उसने उस ताजे खून का इस्तेमाल करके शून्य में तैरती हुई सील की दिशा में प्राचीन प्रतीक बनाए। ये ह्यूरन काइडा का विजयी कार्ड था, पर्वत के आलिंगन की मुहर। ये केफ्री रोम किंगडम के पहले चरण के बराबर का हमला कर सकता है। उसकी शक्ति भयावह थी, हालांकि इससे उसके दिल का सारा खून खत्म हो जाएगा और उसकी सारी जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी। इस क्षमता का उपयोग करने के बाद वह व्यावहारिक रूप से इतना कमजोर हो जाएगा कि दोबारा लड़ नहीं पाएगा। इसलिए भले ही वह केवल जीवनदायी पृथ्वी साम्राज्य के उन्नत चरण में था, उसने भाग्य अकादमी में स्थान पाने के लिए जड़ी बूटी संग्रहण साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुप्त साम्राज्य में प्रवेश करने का साहस किया, क्योंकि इस एक हमले से लोगों के एक समूह की जान जा सकती है। यह बेहद डरावना था। यह एक सर्वोच्च साधना तकनीक थी जिसे उनके पूर्वज ने एक गुप्त राज्य में खोजा था। यह विरासत हर बार उनके वंश के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को ही सौंपी जाती थी। सू चेन ने विशाल मुहर की भयावह शक्ति को महसूस किया और तुरंत दिव्य गति तकनीक का उपयोग करते हुए घाटी की दीवारों पर चढ़कर शिखर पर पहुंच गया। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपने आप को ढकने के लिए सोने की घंटियों से बनी सुरक्षात्मक ढालों की कई परतें बनाईं। इन संरचनाओं को विशाल सील के उतरने के परिणामों को झेलने में सक्षम होना था। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको एक निर्णय लेना है। पहला विकल्प, अवलोकन जारी रखें, फिलहाल हस्तक्षेप न करें। इनाम, 3 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन। दूसरा विकल्प, हस्तक्षेप करें और 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को बचाएं। इनाम, एक स्वामी सेवक अनुबंध पत्र। मेजबान एक राक्षसी जानवर के साथ स्वामी सेवक अनुबंध बना सकता है, ठीक उसी तरह जैसे मेजबान और महान सफेद भेड़िया राजा के बीच अनुबंध होता है। अनुबंधित राक्षसी सेवक कभी भी मेजबान के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। विश्वासघात का जरा सा भी विचार मन में आने पर वे तुरंत मर जाएंगे। एक अनुबंध पत्र, वह बहुत अच्छा था, तथापि उस विशाल मुहर का दबाव इतना भयानक था कि वह पहले ही नश्वर दुनिया के दायरे को पार कर चुका था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह बेफिक्र घुमक्कड़ के दायरे में पहुंच गया है। उनके परदादा जियांग वेहाई पहले ही मुक्त घुमक्कड़ के क्षेत्र से एक दिव्य कौशल की शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे। यह उनके परदादा द्वारा प्रदर्शित दिव्य कौशल की तुलना में काफी कमजोर था, लेकिन ये जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र के अंतिम चरण के दिव्य कौशल से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये हुरोन काइडा अभी जीवनदायी पृथ्वी क्षेत्र के अंतिम चरण में ही था और फिर भी उसने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया। उसके पास वाकई कुछ भरोसेमंद चीज थी। अगर वह अपनी इस छुपी हुई तरकीब का इस्तेमाल कर ले तो उसके तेज फुर्तीलेपन के बिना आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति आसानी से घायल हो सकता है या फिर मौके पर ही मार डाला जाए। हालांकि दूसरे विकल्प का इनाम अच्छा था, लेकिन उस समय 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना वह काम नहीं था। हालांकि वह 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को बचाने में सक्षम हो सकता था, लेकिन उस जोखिम को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार उस समय उसके पास 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी के रूप में एक राक्षसी जानवर की कमी नहीं थी। फिलहाल मेरे पास बिग वाइट वुल्फ किंग 9 नेदर एओस प्राइमोडियल फेरोशियस बीस्ट, जिसे अभी अनलॉक करना बाकी है, और ट्रू ड्रैगन एग था, जिसकी ऊष्मायन प्रक्रिया पहले ही 75% तक पहुंच चुकी थी, और उसने पहले ही फीनिक्स ब्लडलाइन का 26% हिस्सा इकट्ठा कर लिया था, जिससे 8 खजानों का मुर्गा एक सच्चे आदिम भयंकर फीनिक्स जानवर में बदल जाएगा।
इसलिए उसे इस 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी की जरूरत नहीं थी। जैसे ही सुचेन किनारे से देखने ही वाला था, सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में फिर से गूंज उठी। मेज़बान को याद दिला दें, 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी में आदिम भयंकर जानवर 9 पूंछ वाले दिव्य लोमड़ी का वंश समाहित है। यदि वंश की पूर्ण विरासत पाई जाती है तो 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी के भीतर दिव्य लोमड़ी का वंश सक्रिय हो सकता है, जिससे 9 पूंछ वाला सफ़ेद लोमड़ी 9 पूंछ वाले दिव्य लोमड़ी में रूपांतरित हो सकता है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किसी ने भी इस 9 पूंछ वाली सफ़ेद लोमड़ी को एक संभावित राक्षसी जानवर होने की उम्मीद नहीं की थी। ये प्रणाली स्पष्ट रूप से उसे उस राक्षसी जानवर को वश में करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस विशाल सील की भयावह ऊर्जा, जिसकी तुलना कैफ्री रोम के क्षेत्र से की जा सकती है। उस समय महान मुहर अभी भी शक्ति संचित कर रही थी और पूरी तरह से अवतरित नहीं हुई थी। क्या मुझे जोखिम उठाना चाहिए? अगर वह गुप्त राज्य में रहने वाले इस 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी को वश में कर लेता तो दाव प्लेटफॉर्म पर्वत को ढूंढना उसके लिए बहुत आसान हो जाता। उसे दाव प्लेटफॉर्म पर्वत को खोजने के लिए एक के बाद एक पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा बाय लुओ से मिलना आसान होगा। बाय लुओ को प्रभावित करने वाले जहर के बारे में सोचते हुए, यदि बाय लुओ वास्तव में गुप्त लोक में मर जाता है तो उसकी पत्नी शायद रोते रोते मर जाएगी। इसके अलावा अगर उसके पास उन्नत जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र से एक राक्षसी जानवर का समर्थन होता तो जब वह दाव प्लेटफॉर्म पर आरोहण करता तो भले ही वह सीधे तौर पर उसकी पत्नी और पिता की मदद न कर पाता, 9 पूंछ वाला सफ़ेद लोमड़ी कर सकता था। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने तुरंत अपना निर्णय ले लिया, क्योंकि अगर उसने जल्द ही फैसला नहीं लिया तो हुरोन काइडा अपनी शक्ति का संचय पूरा कर लेगा। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए अपने चारों ओर अज्ञात संख्या में सुरक्षात्मक गोल्डन बेल शील्ड्स का निर्माण किया, फिर डिवाइन मूवमेंट टेक्निक को सक्रिय किया, अपना गोल्डन मेस निकाला और हुरोन काइडा पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह चुपके से हुरोन काइडा के पीछे पहुंच गया। उस क्षण हुरोन काइडा को बेहद खुशी महसूस हुई। थोड़ा और वह अपनी सारी जीवन शक्ति एकत्रित कर लेता। फिर इस 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी को मारकर और उसके भीतर निवास करने वाली राक्षसी ज्वाला को प्राप्त करने के बाद वह और मोनिका उस ज्वाला को आपस में साझा करते। ये जड़ी बूटी इकट्ठा करने के प्रारंभिक स्तर तक भी पहुंच सकता है। जड़ी बूटी इकट्ठा करने के प्रारंभिक स्तर पर पहुंचने के बाद उसने अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। दाव प्लेटफॉर्म पर्वत पर पहुंचने के बाद मैं सुचेन के पूरे परिवार को मार डालूंगा, और जियांग युनफेंग को भी। लानत है, वह विद्रोह करने वाला था। अध्याय 835 सफ़ेद लोमड़ी को रोकें। अचानक हुलेन काइडा को लगा कि कुछ गड़बड़ है और अगले ही पल उसे अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसे अपनी छाती से एक सोने का डंडा निकला हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा गोल्डन क्लब से लगातार खून बह रहा था। भाई, मुझे बचाओ! किसी ने उस पर घात लगाकर हमला किया था। लानत है, उसे तो पता भी नहीं चला ये कौन था। उसे आगे सोचने का समय ही नहीं मिला और वह बेहोश हो गई, क्योंकि उस सुनहरे क्लब ने सीधे उसके दिल को भेद दिया था। मोनिका ने हुलेन की आवाज़ सुनी और तुरंत उसकी ओर दौड़ी, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि हुलेन का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और आसपास कोई नहीं था। हालांकि हुलेन की मृत्यु हो गई थी, लेकिन माउंटन के आलिंगन की सक्रिय मुहर गायब नहीं हुई थी। हालांकि हुलेन की मृत्यु के कारण पर्वत के आलिंगन की मुहर से निकलने वाली शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही थी। पहाड़ों से चिपकी रहने वाली सील अपने मालिक के नियंत्रण के बिना टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह थी, जो सीधे 9 पूंछ वाली सफ़ेद लोमड़ी से टकरा गई। हुलेन! मोनिका दहाड़ी और फिर उसे एहसास हुआ कि हुलेन पहले ही मर चुका था। वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पहले वह 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी को मारेगा और फिर वह हुलेन के हत्यारे का पीछा करेगा, चाहे वह इंसान हो या कोई राक्षसी जानवर। एक वास्तविक आश्चर्यजनक हमला करने के लिए मोनिका मुड़ी और सफ़ेद 9 पूंछ वाले लोमड़ी पर झपट पड़ी। पर्वत के आलिंगन की मुहर से बचे हुए दबाव का फायदा उठाते हुए वह 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी पर उसके साथ हमला करेगा और उसे मारने का मौका हथिया लेगा। लेकिन अचानक उसे अपनी आंखों के सामने एक आकृति तेजी से गुजरती हुई दिखाई दी और उसके तुरंत बाद 9 पूंछ वाली सफ़ेद लोमड़ी तेजी से सिकुड़ गई और फिर पलक झपकते ही 9 पूंछ वाली सफ़ेद लोमड़ी गायब हो गई। पर्वत के आलिंगन की मुहर ने हमला किया, लेकिन वह सफ़ेद 9 पूंछ वाले लोमड़ी के महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचने में विफल रही। फर्श पर केवल खून का एक धब्बा ही बचा था। वह शीघ्रता से पहुंचा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से आसपास के पूरे क्षेत्र में फैल गई। हालांकि उसे किसी भी शक्तिशाली राक्षसी जानवर की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। उसे तो अपने से अधिक शक्तिशाली किसी का आभास भी नहीं हुआ। आखिर चल क्या रहा था? मुझे अभी अभी एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति बहुत छोटी थी और उसे याद रखने में उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उसने उसे पलक झपकते ही देखा था और वह भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं।
जिस 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी को वह मारने ही वाला था, उसे आखिरी क्षण में किसी ने उससे छीन लिया और हुलिन की मृत्यु हो गई थी। मुझे याद रखना था कि वह आकृति इंसान की थी या किसी राक्षसी जानवर की। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे एक छोटा सा अंश याद आया, वह एक बहुत छोटी आकृति थी। यह कोई जानवर नहीं होना चाहिए, वह भी एक इंसान था, और वह तो बस एक बच्चा था। एक बच्चा, उस गुप्त राज्य में बच्चा कैसे हो सकता है? इस बार चयन परीक्षा के लिए गुप्त राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोग वयस्क थे, एक भी बच्चा नहीं। क्या ये बच्चा किसी गुप्त राज्य का आदिवासी हो सकता है? क्या उस गुप्त राज्य में न केवल आदिवासी राक्षसी जीव रहते थे, बल्कि आदिवासी मनुष्य भी रहते थे? अगर उस बच्चे का मकसद फ़ायदा उठाना था, तो उसने हुलिन को तब क्यों मारा जब वह माउंटेन एम्ब्रेसिव क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था? हुलिन की क्षमता को बाधित करें। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। ये बच्चा 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी का अपहरण करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी को बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है कि उस गुप्त राज्य में सचमुच आदिवासी मानव रहते हैं। यदि ये आदिवासी और राक्षसी जीव एकजुट हो जाएं, तो क्या चयन परीक्षा के लिए गुप्त क्षेत्र तक उनकी पहुंच अत्यंत खतरनाक नहीं होगी? बुजुर्गों ने कभी नहीं कहा कि यहाँ राक्षसी जानवर होंगे, उन्होंने तो बस इतना कहा था कि यह गुप्त क्षेत्र सैकड़ों वर्षों से बंद पड़ा है। लेकिन अब यहाँ केवल राक्षसी जानवर ही नहीं, बल्कि मानव बच्चे भी हैं, और उन मानव बच्चों का साधना स्तर भी कम नहीं है। वे चुपचाप हुलिन को मार सकते थे, और वे अविश्वसनीय गति से मेरी नाक के नीचे से 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी को बचा सकते थे। ये सोचकर मोनिका ने अब और संकोच नहीं किया, न ही उसने बच्चे का पीछा किया। उसने तुरंत हुलिन का शव उठाया और घाटी से बाहर भाग गई। क्योंकि अगर यहाँ इंसान और राक्षसी जानवर मौजूद थे, तो इसका मतलब था कि बाद में और भी इंसान या राक्षसी जानवर आएंगे। अगर वह यहीं रुका रहा या उस बच्चे का पीछा करता रहा, तो यह आत्महत्या के समान होगा। दौड़ते समय उसे एक शानदार विचार आया। वह था, मैं कहीं छिपने की जगह ढूंढ लूंगा और मैं दावताइशान नहीं जाऊंगा। क्योंकि यहाँ मनुष्य और राक्षसी जीव दोनों थे और उनकी साधना का स्तर कम नहीं था। अब जबकि 41 जिन प्रवेश कर चुके थे, इतने सारे लोगों का अचानक आगमन निश्चित रूप से स्थानीय लोगों और उस स्थान पर रहने वाले राक्षसी जानवरों को चिंतित कर देगा। इस तथ्य से कि उस लड़के ने 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी को बचाया, ये साबित हो गया कि गुप्त क्षेत्र में मनुष्य और राक्षसी जानवर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। अन्यथा उस राक्षसी जानवर को बचाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इसके अलावा आज रात तक उसने स्थानीय मूल निवासियों को सतर्क कर दिया होगा, और वे जल्द ही गुप्त राज्य में प्रवेश करने वाले किसी भी जिन पर घात लगाकर हमला करना शुरू कर देंगे। तब तक वे सभी दाव ताइशान की ओर जा रहे होंगे, और दाव ताइशान के रास्ते में ही उन सभी को इन मूल निवासियों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। अंततः उसे दाव ताइशान जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उसे केवल अपने हाथ में पकड़े हुए जेड टोकन को कुचलना होगा और वह टोंटियन द्वीप लौट आएगा। तब वह इकलौता जीवित प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, और क्रिएशन अकेडमी के सभी संसाधन उसके होंगे। ये सोचकर वह उत्साहित हो गई और खुशी से भर उठी। उन्होंने भविष्य की ओर भी आशा भरी नज़रों से देखा। जहाँ तक 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी की बात है, जो लगभग मरते मरते बची और फिर उसे बचा लिया गया, उसे तो बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। क्योंकि सृष्टि अकादमी के सभी संसाधनों की तुलना में जड़ी बूटी संग्रहण साम्राज्य में 9 पूंछ वाला सफ़ेद लोमड़ी कुछ भी नहीं था। वह जिस दिशा में भागा, वह सुचेन की दिशा के बिल्कुल विपरीत थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच सुचेन 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी को लेकर अपनी दिव्य गति तकनीक का उपयोग करते हुए तेजी से अलगाव अवरोध तक पहुंच गया। हालांकि क्योंकि सफ़ेद 9 पूंछ वाली लोमड़ी बहुत बड़ी थी और एक बार सक्रिय होने के बाद मध्यवर्ती अलगाव अवरोध के क्षेत्र को संशोधित नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसकी 3 पूंछों का कुछ हिस्सा अवरोध के बाहर खुला रह गया। इस सफ़ेद लोमड़ी का वजन 10 टन था। सौभाग्य से वह पहले ही पारलौकिक अवस्था प्राप्त कर चुका था, अन्यथा इतने बड़े राक्षसी जानवर को ढोना और दिव्य गति तकनीक का उपयोग करके इतनी दूर तक दौड़ना वास्तव में बहुत थका देने वाला होता। लेकिन उस समय उनकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद उसने 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी को धक्का देकर दूर कर दिया, औंधते हुए जमीन पर बैठ गया और अपने स्पेस रिंग से एक जीवन शक्ति की गोली निकाल ली। उसने उन्हें ऐसे खाया जैसे वे सेम हों। व्यवस्था की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। डिंग। मिशन पूरा करने और 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी को सफलतापूर्वक बचाने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान को इनाम के तौर पर एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल मिलता है। कृपया उस स्थान का उल्लेख करें जहां अनुबंध का दस्तावेज रखा जाएगा। इसे मेरे स्टोरेज स्पेस नंबर 3 में रख दो, सुचेन ने कहा। ठीक है, होस्ट सेटअप हो गया है। सुचेन ने अपनी थोड़ी सी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए स्टोरेज स्पेस 3 में छानबीन की, जहां उसे एक अनुबंध का दस्तावेज मिला जो उसने ग्रेट व्हाइट वुल्फ किंग को काम पर रखते समय पहले देखे गए दस्तावेज के समान था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेज़बान को सभी लाभ मिल चुके हैं? यदि हाँ, तो सिस्टम पिछली पसंद के अनुसार पुरस्कार देना शुरू कर देगा।
रुको, सफ़ेद 9 पूंछ वाली लोमड़ी अभी भी वहीं थी और घाटी में चावल के उन दानों को अभी तक तोड़ा नहीं गया था। सिस्टम ने संकेत दिया था कि वह जितना अधिक मुनाफा कमाएगा, उसे ग्रैंड रूलेट ड्रॉ का उतना ही उच्च स्तर प्राप्त होगा। तो जाहिर है, जितने ज़्यादा फायदे होंगे उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा सफ़ेद 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने अभी तक उसे अपना स्वामी नहीं माना था, इसलिए इसे उसके द्वारा प्राप्त लाभ के रूप में नहीं गिना गया। सिस्टम से बात करते समय उसे अचानक अपने हाथ में कुछ रोएदार सा महसूस हुआ और नीचे देखने पर पता चला कि मूल रूप से विशालकाय 9 पूंछ वाली सफ़ेद लोमड़ी अचानक सिकुड़कर एक छोटी प्यारी सफ़ेद लोमड़ी बन गई थी। ये चिड़ियाघर में मौजूद सफ़ेद लोमड़ियों की तरह दिखती थी, लेकिन उनसे भी कहीं अधिक दूर प्रतीत होती थी। अध्याय 836 अनुबंध सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसकी 9 पूंछें भी सिकुड़कर एक अकेली पूंछ बन गईं, लेकिन वह घायल था और सूचेन के बगल में मरणासन अवस्था में पड़ा था, फिर भी अपना सिर उससे रगड़ रहा था। उसकी आंखों में प्रार्थना भरी हुई थी और वह सूचेन के हाथ में मौजूद क्यूई और ब्लड की गोलियों को निहार रही थी। क्या तुम भी खाना चाहते हो? सूचेन ने ची और रक्त की गोली लेते हुए पूछा। नन्ही सफ़ेद लोमड़ी ने पलकें झपकाईं, उसकी आंखें आशा से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रहा हो, मुझे खाना है। यह असंभव नहीं है कि मैं तुम्हें खा जाऊं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा आध्यात्मिक पशु बनना होगा और मेरे साथ स्वामी सेवक का अनुबंध करना होगा, सूचेन ने कहा। आखिरकार जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले क्षेत्र का ये जानवर अब उसके भूमिगत कक्ष के ऊपर लाया गया था। अगर वह इसे कुछ ची और रक्त की गोलियां देकर इसकी ताकत बहाल कर दे, अगर वह आपके परिवार पर हमला कर दे तो क्या होगा? इसलिए अगर उसे ची और ब्लड पिल्स चाहिए थी तो उसे उसके साथ मालिक सेवक का अनुबंध करना पड़ता था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसे जानवर को धोखा देना आसान होगा जो एक प्राचीन और क्रूर जानवर के वंश का वाहक था। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने सूचेन को पूरी तरह से अचंभित होकर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरी बात समझ नहीं आई। क्या तुम समझते नहीं? स्वामी सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अर्थ है कि अब से तुम मेरे आत्मिक प्राणी हो। तुम अपने जीवन काल में कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते। अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। क्या आप हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हैं? जैसे जैसे वह बोलता गया, सूचेन एक के बाद एक क्यूई और ब्लड की गोलियां मिठाई की तरह खाता गया। उसने अपने स्पेस रिंग से क्यूई और ब्लड की गोलियों का एक और मुट्ठी भर हिस्सा भी निकाल लिया। छोटी सफ़ेद लोमड़ी यह सब देखती रही और तुरंत उसके मुंह से लार टपकने लगी। अचानक उसके मन में एक कोमल मधुर आवाज़ आई, क्या आपके पास ये बहुत सारा है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। आवाज़ 5 या 6 साल की छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। उस आवाज़ को सुनकर सूचेन आश्चर्यचकित रह गया। मैंने इससे पहले भी इतनी बड़ी 9 पूंछ वाली सफ़ेद लोमड़ी देखी थी, लेकिन उसकी आवाज़ एक छोटी बच्ची की आवाज़ से इतनी मिलती जुलती क्यों थी? क्या इसका कारण ये था कि उनकी मौजूदा पोशाक उन्हें केवल 6 साल का दिखा रही थी? तो क्या उसे खुश करने के लिए उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ एक बूढ़ी औरत की आवाज़ से बदलकर 5 या 6 साल की बच्ची की आवाज़ में कर ली? इस बारे में सोचते हुए उसने छोटी सफ़ेद लोमड़ी को गहरी निगाहों से देखा और सोचा कि वह काफ़ी बुद्धिमान है। मेरे पास इसकी भरपूर मात्रा है। मैं गोलियां बना सकता हूँ। सूचेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उससे संवाद किया। ठीक है, मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूंगा। सूचेन दंग रह गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी आसानी से मान जाएगा। उनकी मासूम आवाज़ के साथ ऐसा प्रतीत होता था मानो वह एक ऐसे चाचा हों जिन्होंने काफ़ी हद तक एक बच्चे को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया हो। वास्तव में उसने अपने सामने खड़ी छोटी सफ़ेद लोमड़ी को केवल 5 या 6 साल का छोटा जानवर नहीं समझा। उसके पिछले आकार को देखते हुए ये निस्संदेह सदियों पुराना एक दानव था। उसने तुरंत अपने स्पेस रिंग से मालिक सेवक का अनुबंध निकाला। अनुबंध हवा में तैर रहा था और सूचेन ने अपनी ची और रक्त शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी उंगली की नोक से रक्त की एक बूंद निकाली और उसे अनुबंध पर भेज दिया। अनुबंध के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रक्त सामान्य रक्त नहीं हो सकता था, ये हृदय का रक्त होना चाहिए था। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने बड़े प्रयास से खून की एक बूंद निकाली जो अनुबंध के अंदर गिर गई। अनुबंध से तुरंत एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसने सूचेन और छोटी सफ़ेद लोमड़ी को लपेट दिया। इसके तुरंत बाद अनुबंध धीरे धीरे पारदर्शी होता गया और अंततः हवा में गायब हो गया। उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी, मेज़बान, 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध करने पर आपको बधाई। क्या मुझे आपको स्वामी कहना चाहिए? नन्ही सफ़ेद लोमड़ी की मासूम आवाज़ सूचेन के दिमाग में गूंज उठी। हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन अब तुम अपनी आवाज़ बदल लो। यह आवाज़ बहुत बचकानी है। तुम्हारे गुरु ने भी अपना वेश बदला हुआ है। इतना कहकर सूचेन ने अपना वेश हटाया और अपने असली रूप में लौट आया, एक सुंदर परिपक्व पुरुष। उसने सोचा कि क्या अपने सुंदर चाचा का रूप पुनः प्राप्त करने पर उस छोटे सफ़ेद लोमड़ी की आवाज़ अधिक परिपक्व और उम्रदराज हो जाएगी। गुरुजी, मैं अपनी आवाज़ कैसे बदलूं? शियाओबाई को नहीं पता। क्या आपका नाम शियाओबाई है?
हाँ, मेरे दादाजी ने ही मुझे ये नाम दिया था। दादाजी, हे भगवान, इस 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी के दादाजी भी हैं। 9 पूंछों वाली सफ़ेद लोमड़ी जड़ी बूटी इकट्ठा करने के क्षेत्र में पहले से ही एक अनोखी प्रजाति थी। तो ये दादाजी हैं। क्या ये लापरवाह आवारा लोगों के क्षेत्र का कोई राक्षस हो सकता है? लानत है, बिल्कुल नहीं। इसने पूरी तरह से अराजकता फैला दी थी। यदि 9 पूंछ वाले सफ़ेद लोमड़ी का दादा वापस लौटकर आए और पाए कि उसकी पोती का अपहरण कर लिया गया है और उसे एक प्रेत राक्षस में बदल दिया गया है। हाँ, शियाओबाई के दादाजी बहुत शक्तिशाली हैं। शियाओबाई अपने दादाजी जितना शक्तिशाली नहीं है। आज तो मैं लगभग मर ही गया था। शुक्र है गुरुजी ने मुझे बचा लिया। तुम्हारे दादाजी कब लौटेंगे? दादाजी बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से उस नन्ही सफ़ेद लोमड़ी के राज्य में नहीं हैं। मेरे दादाजी बाहर गए हैं और वे अभी तक नहीं आए हैं। वे अगले 10 दिन या आधे महीने तक वापस नहीं आएंगे। ठीक है, मैं अगले 10 दिन या आधे महीने तक वापस नहीं आऊँगा। इस तरह वह आज रात भूमिगत सुइट में सुरक्षित रह सकती थी। कल मैं अपना स्थान बदल लूँगा, घाटी से जितना संभव हो उतना दूर। हालांकि अब चूंकि वह छोटी सफ़ेद लोमड़ी उसकी आत्मा का जानवर बन गई थी, इसलिए जब उसके दादाजी लौटेंगे तो वह निस्संदेह उनसे संपर्क करेगा, और चाहे वह कितनी भी दूर भाग जाए, ये व्यर्थ होगा जब तक कि वह गुप्त साम्राज्य से बाहर न निकल गया हो। ये वास्तव में संभव था। 10 दिनों से लेकर आधे महीने के भीतर आपकी चयन प्रक्रिया भी पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि उनके आने से पहले जियांग जिनबो ने उन्हें बताया था कि गुप्त राज्य बहुत बड़ा नहीं था। इसका आकार लगभग ड्रैगन साम्राज्य के बराबर था। हालांकि दांवताई पर्वत को खोजने में समय लगेगा, लेकिन वे सभी असाधारण प्राणी थे और उनकी गति आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। ड्रैगन साम्राज्य में एक हवाई जहाज सबसे दक्षिणी बिंदु से सबसे उत्तरी बिंदु तक 7 घंटे में उड़ान भर सकता था। हालांकि इसकी गति हवाई जहाज की गति से मेल नहीं खाती थी, लेकिन यह एक निजी कार की गति से तेज थी। तुम्हारी उम्र कितनी है? सू चेन ने पूछा। इस साल वह 80 साल के हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उम्मीद थी, वह एक बूढ़ी औरत थी। उसकी 80 साल की आवाज़ इतनी बचकानी क्यों लग रही थी? और वह इसे बदल नहीं सकती थी। उसे इसकी आदत पड़ जाएगी। चलो मेरे पीछे आओ ताकि तुम मेरे परिवार से मिल सको। सू चेन जानता था कि उसकी पत्नी और पिता उसके बारे में बहुत चिंतित हैं, इसलिए उसने उस छोटी सफ़ेद लोमड़ी से और कोई सवाल नहीं पूछा। आखिर वह छोटी सफ़ेद लोमड़ी उसकी अनुबंधित आत्मा थी, और वह बाद में उससे जो चाहे पूछ सकता था। सबसे पहले वह छोटी सफ़ेद लोमड़ी को लिनवानिक सू और सू ये से मिलवाने ले गया। फिर वह उस नन्ही सफ़ेद लोमड़ी के घावों को भर देगा। कुछ ही सेकंड में सू चेन उस छोटी सफ़ेद लोमड़ी को वापस भूमिगत सुइट में ले गया। पतिदेव, क्या आप लौट आए हैं? हलचल की आवाज़ सुनकर लिनवानिक सू तुरंत कमरे से बाहर भागी। दरअसल उसने सू चेन को देखा और फिर उसे एक छोटी घायल सफ़ेद लोमड़ी को पकड़े हुए देखा। वह दौड़कर उसके पास गई और पूछा, पतिदेव, क्या आपने आज रात इस जानवर का शिकार किया? मैंने पहले कभी लोमड़ी का मांस नहीं खाया है। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि इसका स्वाद कैसा होता है। उस नन्ही सफ़ेद लोमड़ी की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, ये सफ़ेद लोमड़ी खाने के लिए नहीं है। यह अब मेरी आत्मा का जानवर है, बिल्कुल ग्रेट वाइट की तरह। वह जड़ी बूटी संग्रहण राज्य का एक सफ़ेद लोमड़ी है। यह उसका असली रूप नहीं है। उसका असली रूप 4 मंजिला विला जितना विशाल है। वह इस साल 80 वर्ष का हो जाएगा और उसका नाम शियाओबाई है। सू चेन की बात सुनकर सूये भी उसी क्षण वहां से चली गई। फिर सूये ने इसे घाटी के जानवरों से जोड़ा और अपनी आंखों से सू चेन से पूछा कि क्या वह सफ़ेद लोमड़ी घाटी से ही थी। सू चेन ने सिर हिलाया। सूये को गहरा सदमा लगा। उनका बेटा अद्भुत था। वह युद्ध का अवलोकन करने के लिए बाहर गया और वास्तव में घाटी के जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र से उस जानवर को उठा लाया। और उसने उसे पकड़ भी लिया। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि अनुबंध को औपचारिक रूप कैसे दिया गया था, लेकिन वह भेड़ियों के राजा बिग वाइट से संबंधित मामले से पहले से ही अवगत था। बिग वाइट सू चेन का स्पिरिट बीस्ट था और वह उसके प्रति 100% वफादार था। पहले तो उन्हें उस वफादारी पर कुछ संदेह था, लेकिन बिग वाइट के साथ समय बिताने के बाद उन्हें पता चला कि यह 100% थी। क्योंकि दाबाओ और शियाओबाओ चाहे उसे कितना भी चिढ़ाते, वह कभी उन पर गुस्सा या आक्रामक नहीं होता था। और जब सू यूयू ने बिग वाइट को कपड़े पहनाए तो उसने अनिच्छा से ही सही आखिरकार कपड़े पहन लिए। अध्याय 837 भोजन के प्रति प्रेम रखने वाली छोटी सफ़ेद लोमड़ी। सू चेन ने लिटिल वाइट का परिचय देते हुए कहा, लिटिल वाइट, ये मेरे पिता हैं और ये मेरी पत्नी हैं। अब से तुम्हें इनकी अच्छी तरह रक्षा करनी होगी और इनका अनादर नहीं करना होगा। ठीक है स्वामी जी, छोटी सफ़ेद लोमड़ी की आवाज़ सू चेन के दिमाग में गूंजी। तब उस नन्ही सफ़ेद लोमड़ी ने डरते हुए पूछा, मालिक, मैं मिठाई कब खा पाऊंगी? मिठाई?
सू चेन को एहसास हुआ कि यह लड़की ची और रक्त की गोलियां खाना चाहती है। नहीं, यह एक बूढ़ी औरत होनी चाहिए। उसकी मासूम सी आवाज़ सुनते ही वह अपने आप उसे एक छोटी बच्ची की आवाज़ से जोड़ लेता था। सू चेन ने क्यूई और रक्त की गोलियों से भरा एक कटोरा निकाला और उन्हें एक एक करके लिटिल वाइट को खिलाया। क्योंकि उसने मौलिक ची और रक्त की गोलियों को परिष्कृत किया था, जिससे ची और रक्त की शक्ति में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती थी, इसलिए छोटी सफ़ेद लोमड़ी को अधिक खिलाने से उसका शरीर फट नहीं जाएगा। बेशक वह केवल इन ची और रक्त की गोलियों को खाने से अपनी सभी चोटों से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन उसे कुछ ची और रक्त की गोलियां देने से उसे अपनी कुछ ची और रक्त शक्ति वापस पाने में मदद मिल सकती है, और फिर वह अपनी गुप्त उपचार तकनीक का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके खुद को ठीक कर सकता है। जब कोई व्यक्ति या राक्षसी जानवर गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसमें खुद को ठीक करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती है। उस समय नन्ही सफ़ेद लोमड़ी में आवाज़ निकालने की भी ताकत नहीं थी। सू चेन के साथ मानसिक शक्ति के माध्यम से संवाद करने में उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। मूल रूप से अपने चरम पर पहुंचे एक राक्षसी जानवर के लिए मानसिक शक्ति के माध्यम से संवाद करना सांस लेने जितना ही सरल था। अब चूंकि वह गंभीर रूप से घायल था, इसलिए मन के माध्यम से संवाद करना विशेष रूप से कठिन प्रतीत होता था। लिन वानिक्सू को जब पता चला कि यह छोटी सफ़ेद लोमड़ी भोजन नहीं बल्कि उसके पति का आत्मा प्राणी है, तो छोटी सफ़ेद लोमड़ी के घायल और खून बहते पेट को देखकर उसे गहरा दुख हुआ। उसने अपने स्पेस रिंग से एक गलीचा निकाला, उसे कॉफ़ी टेबल पर बिछाया, फिर एक प्राथमिक चिकित्सा किट निकाली और सू चेन से कहा, पतिदेव, व्हाइट फॉक्स को इस गलीचे पर लिटा दीजिए और मैं उसके घाव का इलाज कर दूंगी। मिशन पर जाने वाली लिन वानिक्सू को साधारण घावों को कीटाणुरहित करने और पट्टी बांधने का तरीका पता था। ठीक है, सू चेन ने कहा और छोटी सफ़ेद लोमड़ी को कालीन पर रख दिया। क्योंकि उस समय छोटी सफ़ेद लोमड़ी बहुत छोटी थी, बड़ी सफ़ेद लोमड़ी से भी छोटी, और घायल थी, इसलिए वह बहुत कमज़ोर दिख रही थी। लिन वानिक्सू ने उसके साथ एक छोटे पालतू जानवर की तरह सीधा व्यवहार किया। उसने पेट से खून साफ करने के लिए पोविडोन आयोडीन का इस्तेमाल किया, फिर घाव का पता लगाया और कैंची से उसके आसपास के बालों को सावधानीपूर्वक काटा। छोटी सफ़ेद लोमड़ी को चोट न पहुंचाने के लिए लिन वानिक्सू ने उसके फर को काटते समय उसके चेहरे के भावों को ध्यान से देखा। अगर छोटी सफ़ेद लोमड़ी थोड़ी सी भौहें चढ़ाती तो वह अपना स्पर्श नरम कर लेती। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने उत्सुकता से लिन वानिक्सू को देखा और उससे एक अवर्णनीय आत्मीयता का एहसास हुआ। जब उसने लिन वानिक्सू को अपने घाव की सावधानीपूर्वक देखभाल करते देखा तो उसे एक सुखद अनुभूति हुई। जब लिन वानिक्सू छोटी सफ़ेद लोमड़ी के घाव की देखभाल कर रही थी, तभी सूये ने सू चेन को कमरे में बुलाया। उसने उससे स्थिति के बारे में पूछा। सू चेन ने सूये को संक्षेप में बताया कि बाहर क्या हुआ था। सूये का चेहरा ये सुनकर गंभीर हो गया कि सू चेन ने हुलुनकाइडा की हत्या कर दी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि सू चेन ने 6 साल के लड़के का वेश बनाया था और यह भी कि अगर मोनिका उसे देख भी ले तो उसे सू चेन पर शक नहीं होगा, तो उसका गंभीर चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। फिर उसने सू चेन को 6 साल के लड़के के रूप में कपड़े पहनने के लिए कहा ताकि वह अन्य खामियों की जांच कर सके। क्योंकि यह पहली बार था जब 5 महान परिवारों में से किसी एक परिवार के किसी सदस्य की हत्या की गई थी। अगर मोनिका को यह पता चल जाता कि सू चेन ने हुल उनकी हत्या की है, तो उन्हें उसी रात मोनिका को ढूंढकर उसकी भी हत्या करने का मौका मिल जाएगा, ताकि काइडा परिवार को बाद में इस बारे में पता न चले और वे बदला न ले सकें। सू चेन ने अभी तक अपने नकाबपोश हत्यारे का वेश नहीं उतारा था, इसलिए उसने उसे ठीक किया और एक 6 साल के लड़के में बदल गया। सूये को यह बेहद आश्चर्यजनक लगा, लेकिन वह जानती थी कि उसके बेटे में वास्तव में वह क्षमता है, इसलिए उसने सुचेन से यह नहीं पूछा कि वह ऐसा क्यों कर सकता है। फिर उसने सुचेन से बात की, सुचेन की आवाज़ सुनी और सुचेन का अवलोकन किया, और उसने सुचेन से खजाने के हथियार को बाहर निकालने के लिए कहा, जिसे सुचेन ने सोने के गदा के रूप में छुपा रखा था। और सूये ने सुचेन से पूछा कि क्या उसने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। सुचेन ने कहा कि उसने केवल डिवाइन मूवमेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि उस नकाबपोश हत्यारे का सूट कई चीज़ों को छिपा सकता है, जिसमें साधना का स्तर भी शामिल है, लेकिन वह मार्शल आर्ट को नहीं छिपा सकता। उस समय उसने मोनिका से सीधे लड़ाई नहीं की, उसने डिवाइन मूवमेंट का उपयोग करके तेजी से हुल उनके पीछे टेलीपोर्ट किया, उसकी हत्या की, और फिर डिवाइन मूवमेंट का उपयोग करके लिटिल व्हाइट फॉक्स को रोका। दिव्य गति नामक मार्शल आर्ट अभेद्य थी, क्योंकि यह गति से संबंधित मार्शल आर्ट की श्रेणी में आती थी। वांछित गति प्राप्त होने पर यह उतनी ही तेज हो सकती थी। सूये ने अपने बेटे की बाहरी गतिविधियों की मानसिक रूप से सावधानीपूर्वक समीक्षा की, खासकर इसलिए कि रात का समय था, पूरी तरह से अंधेरा था और केवल चांदनी की रोशनी में ही वे कुछ आकृतियों को धुंधला सा देख पा रहे थे। अपने बेटे की स्थिति को देखते हुए मोनिका यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकती थी कि उसके बेटे ने ही हुलुन की हत्या की थी। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हम कोई खामी नहीं है। क्या मोनिका ने तुम्हारा पीछा किया? नहीं, वह विपरीत दिशा में भाग गया, मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा था।
अच्छा हुआ कि इसने तुम्हारा पीछा नहीं किया। और हाँ, तुम उस छोटी सफ़ेद लोमड़ी को कैसे ठीक करने की योजना बना रहे हो? सू ये ने पूछा। सू चेन ने कहा, सफ़ेद लोमड़ी का वर्तमान रूप उसके असली रूप से बिल्कुल अलग है, वह रूप जो मोनिका को दिखाया गया था। अगर सफ़ेद लोमड़ी अपना असली रूप प्रकट नहीं करती तो मोनिका उसे पहचान नहीं पाएगी। फिलहाल इस छोटी सफ़ेद लोमड़ी को अपने साथ ही रखें, ये बहुत मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा मैं छोटी सफ़ेद लोमड़ी से इस गुप्त राज्य की स्थिति के बारे में पूछने की योजना बना रहा हूँ, वह मानसिक शक्तियों का उपयोग करके मुझसे संवाद कर सकती है। फिलहाल उसने सूये को यह नहीं बताया कि छोटी सफ़ेद लोमड़ी का एक शक्तिशाली दादा है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सूये असुरक्षित या चिंतित महसूस करे। वह उन मामलों को अच्छे से संभाल लेगा। आखिरकार उसके पास सिस्टम था और लिटिल व्हाइट फॉक्स द्वारा उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना लिटिल व्हाइट फॉक्स के लिए एक अच्छी बात थी। सूये ने सिर हिलाते हुए कहा, जब छोटी सफ़ेद लोमड़ी के घाव लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तो आप उससे गुप्त राज्य की स्थिति और दांवताई पर्वत तक पहुंचने के तरीके के बारे में पूछ सकते हैं। दांवताई पर्वत जाने से पहले आइए पहले जियांग परिवार और छोटी जू के गुरु से मिलें और फिर साथ में दांवताई पर्वत की यात्रा करें, इस तरह ये बहुत सुरक्षित रहेगा। क्योंकि न केवल हमारा सामना औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले दानव जानवरों से हुआ, बल्कि जियांग यूनफेंग और जियांग लिजिन का भी उनसे सामना हुआ, जिसका मतलब है कि यहाँ संभवतः काफ़ी संख्या में औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले दानव जानवर मौजूद हैं। सू चेन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। संयोगवश वह भी यही सोच रहा था। अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद वे दोनों बैठक कक्ष में चले गए। तब तक लिन वानिक्सू ने व्हाइट फॉक्स के घाव का उपचार पूरा कर लिया था और घाव के बाल रहित हिस्से पर गुलाबी पट्टी और रिबन बांध दिया था। देखने में वह एक प्यारा सा पालतू जानवर लग रहा था, एक छोटी सी सफ़ेद लोमड़ी। अगर सू योरू और उसके 6 भाई यहाँ होते तो वे शायद खुशी से चिल्ला रहे होते। अपनी बेटियों के बारे में सोचते ही सू चेन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पतिदेव, काम हो गया, लिन वानिक्सू ने खड़े होकर सू चेन को संबोधित करते हुए कहा। ठीक है पत्नी, बहुत देर हो चुकी है, जाओ नहा लो और थोड़ा आराम कर लो। क्या तुम सोने नहीं जा रही हो? लिन वानिक्सू ने पूछा। मुझे अभी भी व्हाइट फॉक्स को कुछ बताना है। जब वह थोड़ा ठीक हो जाएगा तब मैं उससे पूछूंगा, सू चेन ने कहा। अध्याय 838, छोटी सफ़ेद लोमड़ी के दादाजी एक बड़े पोषण व्यवसायी हैं। ठीक है, लिन वानिक्सू ने और कोई सवाल नहीं पूछा और आज्ञाकारी होकर अपने कमरे में जाकर नहाने और सोने चली गई। सू ये भी अपने कमरे में लौट गई। भूमिगत कमरे में कोई स्थायी दरवाजा नहीं था, इसके बजाय एक पर्दा लगा हुआ था। सबसे पहले लकड़ी की एक लंबी पट्टी दीवार पर कीलों से ठोकी गई और फिर वेलक्रो की एक पट्टी का एक सिरा लकड़ी की पट्टी से जोड़ा गया। इसके बाद पर्दे के ऊपर वाले वेलक्रो के दूसरे सिरे को लकड़ी की पट्टी पर लगे वेलक्रो के साथ मिलाया गया और दोनों को एक साथ दबा दिया गया। इस तरह पर्दे को दरवाजे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। वेलक्रो डबल साइडेड एडहेसिव टेप की तरह ही काम करता है, लेकिन इस वेलक्रो को छीलकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि डबल साइडेड एडहेसिव टेप को एक बार लगाने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का वेलक्रो पर्दा जंगल में जीवित रहने के लिए बहुत ही व्यावहारिक है। सू जिहान ने उसी क्षण इसे चुना था और सू चेन से और अधिक लाने को कहा था। उसने मोटे वाले दरवाजे को चुना, जो एक सामान्य दरवाजे की तरह ही ध्वनिरोध, हवा से सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान कर सकता है। रात के 10 बज रहे थे और आधी रात तक छोटी सफ़ेद लोमड़ी लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। सू चेन भी निष्क्रिय नहीं था, वह अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए ध्यान में बैठा था। गुरुजी, क्या आप मुझे एक पल के लिए वापस ले जा सकते हैं? मैं कुछ चीज़ें लाना भूल गया हूँ और घर पर बेहतर दवाइयाँ हैं। नन्ही सफ़ेद लोमड़ी की आवाज़ सू चेन के मन में गूंजी। सू चेन ने अपनी आंखें खोलीं और सिर हिलाया। उसने लिटिल व्हाइट फॉक्स को भूमिगत सुएज से बाहर निकाला और घाटी की ओर चल पड़ा। वे बहुत जल्दी घाटी में पहुंच गए। धान के खेतों तक पहुंचते ही सू चेन ने अपनी गति धीमी कर दी। आधे से ज़्यादा धान की कटाई हो चुकी थी। उसे निहारते हुए नन्ही सफ़ेद लोमड़ी ने सू चेन से शिकायत की, मालिक, मुझे नहीं पता आज मेरी घाटी में कौन घुस आया। उन्होंने न सिर्फ मेरे आधे से ज़्यादा धान की फसल काट ली, बल्कि मेरे बोए हुए खरपतवार भी उखाड़ दिए। ये बहुत निराशाजनक है। ये ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें मुझे अपने दादाजी से सीखना बहुत मुश्किल लगा। मैंने कुछ दिनों में इन्हें काटकर चावल पकाने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इन्हें ले जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन सौभाग्य से अभी भी कुछ चावल बचे हैं। स्वामी जी, मैं आपको ये चावल और ये जड़ी बूटियां दे दूंगा। अन्यथा यदि मैं घर पर नहीं हुआ और मेरे दादाजी नहीं लौटे और वह व्यक्ति आकर मेरे सारे चावल और जड़ी बूटियां फिर से ले गया, तो मुझे इतना गुस्सा आएगा कि मैं मर ही जाऊंगा। सू चेन, मेरा वास्तव में ये कहने का इरादा था कि वह व्यक्ति वही था, लेकिन नन्ही सफ़ेद लोमड़ी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसने फिलहाल कुछ न कहने का फैसला किया। ठीक है,
सू चेन ने छोटी सफ़ेद लोमड़ी को एक तरफ हटा दिया। फिर उसने एक आरी निकाली और कुशलतापूर्वक धान की कटाई शुरू कर दी। सू चेन की धान की कटाई करते हुए कुशल गतिविधियों को देखकर नन्ही सफ़ेद लोमड़ी ने पूछा, गुरुजी, क्या आप अक्सर धान की कटाई करते हैं? हाँ, मैंने आज ही थोड़ी सी फसल काटी थी। अचानक उसी क्षण सू चेन को लगा कि यह अच्छा है कि नन्ही सफ़ेद लोमड़ी की आवाज़ बच्चे जैसी है। इससे उसे बिना किसी मनोवैज्ञानिक दबाव के डींग मारना आसान हो गया। सू चेन ने विषय बदलते हुए नन्ही सफ़ेद लोमड़ी से पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे स्तर के कई अलौकिक दानव जानवर मौजूद हैं? ज्यादा नहीं। मेरे दादाजी कहते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। हालांकि मैं अभी छोटा हूँ, फिर भी जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने के मामले में मैं पहले ही मध्यवर्ती स्तर पर पहुँच चुका हूँ। गुरुजी, मैं भविष्य में और भी आगे बढ़ूंगा। क्या तुम अब भी जवान हो? क्या तुम्हें यकीन है? सू चेन ने पूछा। आप 80 साल के हैं और कहते हैं कि आप अभी भी जवान हैं। आपकी औसत जीवन प्रत्याशा क्या है? कई 100 साल। प्रत्येक व्यक्ति की फसल के आधार पर जीवन प्रत्याशा भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, मेरे दादाजी इस साल 500 साल के हो जाएंगे, इसलिए 80 साल की उम्र में भी मैं अभी भी अपने बचपन में हूँ। फसल काटते समय सू चेन का हाथ बीच में ही रुक गया, मानो कटने ही वाला हो। शिक्षक जी, क्या हुआ? कुछ नहीं है। सू चेन ने चावल की कटाई जारी रखी। हे भगवान, 500 साल पुराना अलौकिक राक्षसी जानवर, वह किस प्रकार का राज्य होगा? जैसे ही उसे यह बात याद आई, उसने पूछा, तुम्हारे दादाजी किस राज्य में हैं? मेरे दादाजी यांगशेंगजू साम्राज्य के 5वें चरण में हैं। हे भगवान, जिस आत्मा पालक को उसने वश में किया था, उसका दादा यांगशेंगजू क्षेत्र के 5वें चरण में है। नश्वर जगत के क्षेत्र को कोहरा, जलता हुआ दीपक, जीवनदायी पृथ्वी का क्षेत्र और जड़ी बूटी संग्रहण में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक क्षेत्र को आगे शुरुआती, मध्यवर्ती और उन्नत खिलाड़ियों के लिए चरणों में विभाजित किया गया है। स्वतंत्र और सरल घुमंतु जीवन के क्षेत्र में पहुंचने के बाद उन्हें 10 चरणों में विभाजित करके श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वतंत्र और सरल घुमंतु जीवन के छठे चरण को सांसारिक अमर कहा जाता है। उनके परदादा जियांग वेहाई वर्तमान में स्वतंत्र और सरल भ्रमण के तीसरे चरण में हैं। एक सांसारिक अमर, स्वतंत्र और सरल घुमक्कड़ी का छठा चरण है। स्वतंत्र और सरल घुमक्कड़ के क्षेत्र के छठे चरण में व्यक्ति को पहले से ही सांसारिक अमर कहा जा सकता है। यांगशेंगजू साम्राज्य तक पहुंचना और भी अधिक प्रभावशाली है। क्रिएशन एकेडमी के वर्तमान प्रोफेसर यांगशेंगजू क्षेत्र के शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं और जियांग परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग जियांग चांगमिंग, जो उन्हें इस बार यहाँ लाए हैं, वह भी यांगशेंगजू क्षेत्र के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि जियांग चांगमिंग किस स्तर पर था, लेकिन जियांग चांगमिंग के यांत्रिक ड्रैगन जानवर की सवारी करने से उसे यह एहसास हुआ कि यांगशेंगजू क्षेत्र के लोग और अलौकिक दानव जानवर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। कुछ गड़बड़ थी। उन्हें याद आया कि जब वे जियांग परिवार के अड्डे पर थे, तब जियांग जिन्बो ने उनसे कहा था कि गुप्त क्षेत्र में कोई अलौकिक राक्षसी जानवर नहीं है। पहले तो उसने कोई अलौकिक राक्षसी जीव नहीं देखा था, उसे केवल छोटे जानवर ही दिखाई दिए थे। फिर अलौकिक राक्षसी जीवों के अस्तित्व का पता चलने के बाद उसने सोचा कि शायद वहां के छोटे जानवरों ने लंबे समय तक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया हो, अलौकिक स्तर तक पहुंच गए हों और अलौकिक राक्षसी जीवों में विकसित हो गए हों। पहले जब उन्हें पता चला कि वाइट 80 साल के हैं, तो वे बात समझ गए थे। लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि लिटिल वाइट के दादाजी 500 साल के थे, तो ये बात सही नहीं थी। क्योंकि जियांग जिन्बो ने कहा था कि 5 महान परिवारों ने 200 साल पहले इस गुप्त क्षेत्र को विकसित किया था। हालांकि वे 200 वर्षों से इसमें प्रवेश नहीं कर पाए थे, लेकिन 5 महान परिवारों ने उस समय ये निर्धारित कर लिया था कि इसके भीतर कोई अलौकिक दानव जीव नहीं है। लिटिल वाइट के दादाजी पहले ही यांगशेंगजू क्षेत्र में पहुंच चुके थे और उनकी उम्र 500 वर्ष थी। 200 साल पहले वह निश्चित रूप से एक अलौकिक राक्षसी जानवर रहे होंगे, न कि कोई छोटा जानवर। 5 महान परिवारों के लोग उस विवरण को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। यहाँ असल में क्या हो रहा था? इस रहस्यमयी राज्य में किस प्रकार का रहस्य छिपा हुआ था? जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसने तुरंत पूछ लिया। चूंकि वाइट अब उसकी आध्यात्मिक शिष्या थी और उसे धोखा नहीं दे सकती थी, इसलिए उसे बस इतना कहना था कि वह किसी को भी, यहाँ तक कि अपने दादा को भी, इस बारे में न बताए कि उसने उससे क्या पूछा है। उसने तुरंत नन्ही सफ़ेद लोमड़ी से पूछा, नन्ही सफ़ेद लोमड़ी, तुम्हारे दादाजी 500 साल के हैं, क्या वह हमेशा से यहीं रहते आए हैं? लिटिल वाइट ने सू चेन की ओर थोड़े असमंजस भरे भाव से देखा और कहा, बिल्कुल। वैसे स्वामी जी, आप कहाँ से आए हैं? मैंने आपके जैसे लोगों को पहले कभी क्यों नहीं देखा, और आज मुझे मारने की कोशिश करने वाले उन दोनों को मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा? सू चेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, छोटी ब्लैंका, गुरुजी ने तुम्हें जो भी बताया हो किसी को मत बताना, अपने दादाजी को भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूँ। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी।
क्योंकि अब वह सुचेन का आध्यात्मिक पालतू बन चुका था, इसलिए उसकी हड्डियों और खून में सुचेन के प्रति 100% वफादारी भरी हुई थी। सुचेन ने छोटे सफ़ेद लोमड़ी को बाहरी दुनिया के बारे में बताया और उसे बताया कि यह एक गुप्त राज्य है और वे एक चयन प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं, जिसमें उन्हें यहाँ के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना होगा और वहाँ शीर्ष 20 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बाहरी दुनिया, हम एक गुप्त राज्य में हैं। ओह हाँ, दादाजी ने मुझे बताया था कि हम यहाँ बहुत सुरक्षित हैं, एक ढाल से सुरक्षित हैं। लगता है यह एक गुप्त राज्य ही है। गुरुजी, क्या आप यहाँ के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाना चाहेंगे? मुझे पता है कि वह कहाँ है, लेकिन वह हमारे लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है और वह विशेष रूप से खतरनाक है। मेरे दादाजी ने मुझे बार बार उस पहाड़ के पास न जाने की चेतावनी दी थी और चोटी पर चढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अध्याय 839 नीला तारा एक बड़ा रहस्य छुपाता है। क्या दांवताई पर्वत एक प्रतिबंधित क्षेत्र है? जब वे बाहर थे तो जियांग जिन्बो ने इसका जिक्र नहीं किया। ऐसा अनुमान है कि जियांग जिन्बो को इस आंतरिक जानकारी तक पहुंच भी नहीं थी। उच्च अधिकारियों ने शायद जानबूझकर खबर लीक नहीं की, बल्कि प्रतियोगियों की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए ऐसा किया। चूंकि दांवताई पर्वत पर 20 दाव चबूतरे हैं, इसलिए इन्हें 200 साल पहले वहां स्थापित नहीं किया जा सकता था, इन्हें हाल ही में वहां स्थापित किया गया होगा। इसका अर्थ यह है कि उच्च कमान को गुप्त क्षेत्र में राक्षसी जानवरों की उपस्थिति के बारे में अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। गुप्त राज्य के प्रतिबंधित क्षेत्र में 20 दाव प्लेटफॉर्म स्थापित करें। इससे आप पहले लोगों के एक समूह को फिल्टर कर सकते हैं। जो लोग दांवताई पर्वत की चोटी पर सुरक्षित रूप से पहुंचने और दाव प्लेटफार्मों को देखने में सफल होते हैं, वे इन 20 दाव प्लेटफार्मों के लिए फिर से प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके बाद सबसे उत्कृष्ट 20 अंतिम प्रतियोगियों का चयन किया गया। सृजन अकादमी के विद्यार्थी बनने के लिए। तुम्हारे दादाजी कहाँ गए? सुचेन ने छोटी सफ़ेद लोमड़ी से पूछा। नन्ही सफ़ेद लोमड़ी ने कहा, मालिक, मुझे भी नहीं पता। दादाजी ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वे कोई ज़रूरी काम करने जा रहे हैं और 10 दिन या आधे महीने में लौट आएंगे। उस दौरान उन्होंने मुझे बाहर खेलने न जाने के लिए कहा है, बल्कि घर के पास ही रहकर खेलने के लिए कहा है। दादाजी परसों चले गए। कल मैं बहुत आज्ञाकारी था और उनकी बात मानता रहा, खेलने बाहर नहीं गया। लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा जहां मैं हमेशा से जाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से जब मैं लौटा तो देखा कि उन्होंने मेरे लगाए हुए चावल और जड़ी बूटियां उखाड़ दी हैं। कितना बुरा हुआ। उम्मीद है कि मुझे वो न मिलें, वरना हम्फ। उस नन्हे शैतानी जानवर का भयंकर लेकिन प्यारा रूप सचमुच मनमोहक था। सुचेन के लिए सच बताना बहुत मुश्किल था, लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने कुछ न कहने का फैसला किया। उसने इस घटना का जिक्र तब किया जब छोटी सफ़ेद लोमड़ी लगभग उस घटना को भूल चुकी थी। तब नन्ही सफ़ेद लोमड़ी का गुस्सा कम होगा। ओह, और मालिक, मेरे दादाजी बहुत देर तक वापस नहीं आएंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से उनके साथ ही थी, इसलिए हम दादाजी की कीमती चीज़ें बाद में ले जाएंगे, कहीं कोई और उन्हें चुरा न ले। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कहते ही छोटी सफ़ेद लोमड़ी की चमकीली आंखें आशा से झपक उठीं। वह खुद को बहुत चतुर समझता था। अब वह कानूनी तौर पर अपने दादाजी का सामान मुफ्त में ले सकता था और यहाँ तक कि उसे अपने मालिक को दे भी सकता था, अपने स्वामी के लिए स्वागत उपहार के रूप में। उस समय धान की आखिरी फसल काट रहे सुचेन छोटी सफ़ेद लोमड़ी की बातें सुनकर रुक गए। वाह, घाटी में चावल और जड़ी बूटियों के अलावा भी बहुत कुछ है, यहाँ और भी बहुत कुछ अच्छा है। और ये उस नन्ही सफ़ेद लोमड़ी के दादाजी के हैं। दीर्घायु के स्वामी जैसी शक्तिशाली हस्ती के पास किस प्रकार की अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। कोई बात नहीं, जल्दी से यहाँ काम खत्म करो और जाकर देख लो। ठीक है, सुचेन ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी गतिविधियों की गति में उल्लेखनीय रूप से तेजी ला दी। सारी धान की फसल कट चुकी थी। जड़ी बूटियों की बात करें तो उन्हें एक एक करके खोदने में बहुत समय लगता। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने उसे सलाह दी कि उन्हें जड़ और मिट्टी समेत खोदकर निकालो, क्योंकि इससे उन्हें भंडारित करना आसान होगा। ये सुझाव बिल्कुल वही था जो सुचेन चाहती थी। उसने जल्दी से जड़ी बूटियों को हटा दिया और उन सभी को अपने भंडारण कक्ष संख्या 4 में रख दिया। जमीन की खुदाई 50 सेंटीमीटर की गहराई तक की गई। यह उल्लेखनीय है कि जड़ी बूटियां उगाने के लिए उपयुक्त इस प्रकार की भूमि का उपयोग पहले इस प्रणाली द्वारा पुरस्कार के रूप में किया जाता था, और इसने इनाम के तौर पर केवल 50 जिन ही दिए। जब उसने यहाँ खुदाई की तो उसने एक गाड़ी भर मिट्टी निकाली, जिसने उसके भंडारण कक्ष में लगभग 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 3 घन मीटर की जगह घेर ली। यह उनके 1000 घन मीटर के भंडारण कक्ष संख्या 4 में बिना किसी समस्या के फिट हो जाएगा। जब छोटे सफ़ेद लोमड़ी ने सुचेन को ये सब रखते हुए देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, क्या आपका स्थान बहुत बड़ा है? हालांकि इस मिट्टी का क्षेत्रफल केवल 3 घन मीटर था, लेकिन सभी जड़ी बूटियों को एक साथ रखने के लिए इसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर होनी आवश्यक थी, अन्यथा वे एक ढेर में दब जाएंगी।
उसकी अंतरिक्ष अंगूठी इन चीज़ों को समाहित नहीं कर सकती थी। वह मिट्टी वह चीज़ थी जिसे वह चुपके से थोड़ा थोड़ा करके हर दिन अपने दादा के घर से ला रहा था। मैंने सुना था कि यह बहुत कीमती है, वैसे भी मैंने पहले कभी ऐसी ज़मीन नहीं देखी थी। इससे प्राप्त जड़ी बूटियां भी बहुत प्रभावी थीं और उन्हें गोलियों के रूप में परिवर्तित करके छोटी मोटी बीमारियों, बाहरी चोटों आदि के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने सू चेन को घाटी में वापस बुलाया क्योंकि वह अपने घावों को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटी की गोलियां लेने के लिए अपने निवास स्थान पर लौटने की तैयारी कर रहा था। इस तरह उनके घाव जल्दी भर सकते थे। ठीक है, 1000 घन मीटर, सू चेन ने कहा। जब उस छोटे सफ़ेद लोमड़ी ने यह सुना तो उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और पूरी तरह से अचंभित रह गया। 1000 घन मीटर, वाकई अपने मालिक के योग्य, प्रभावशाली। उनके दादाजी ने उन्हें 5 घन मीटर का स्थान दिया था, जो उस क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी प्रभावशाली था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके मालिक का स्थान 1000 घन मीटर से कम नहीं होगा। यह उनकी अपनी जगह से 200 गुना अधिक है। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। चलो, पहले अपना सामान इकट्ठा कर लो। सू चेन खेत के किनारे तक गया, छोटी सफ़ेद लोमड़ी को उठाया और उसे उसकी मांद में ले गया। छोटी सफ़ेद लोमड़ी को चक्कर आ रहे थे। ऐसे असाधारण शिक्षक को पहचानकर मुझे ऐसा लगा मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके दादाजी का घर उसके मालिक के घर जितना बड़ा था भी या नहीं। छोटी सफ़ेद लोमड़ी की मांद में पहुंचने पर सू चेन ने पाया कि यह जगह उस क्षेत्र से कहीं अधिक गहरी थी जिसका उसने पहले यहां आने पर पता लगाया था। तब तक उसने गुफा के केवल बाहरी हिस्से का ही अवलोकन किया था। अंदर जाने के लिए एक तंत्र से होकर गुजरना आवश्यक था और इस तंत्र में एक चट्टानी संरचना थी। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने उसे उस संरचना से होकर रास्ता दिखाया और तभी वह छोटी सफ़ेद लोमड़ी के असली निवास को देख सका। यह एक बहुत बड़ा सुइट था। इसका लेआउट किसी मानव कक्ष के लेआउट से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता था। वहाँ एक रसोई घर, बैठक कक्ष, शयन कक्ष और यहाँ तक कि लकड़ी की अलमारियाँ भी थीं। ये तो वाकई अद्भुत था। हालांकि लोनगुओ में लोमड़ी की आत्माओं के बारे में कई पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन यह वास्तव में एक राक्षसी जानवर था जो लोमड़ी के रूप में प्रकट हुआ था। वह न केवल चावल और जड़ी बूटियों की खेती करता था, बल्कि वह इंसानों जैसे घर भी बनाता था और लकड़ी की अलमारियां भी बना सकता था। आखिरकार वे लोमड़ी के रूप में थे और मनुष्य में परिवर्तित नहीं हो सकते थे। जब छोटी सफ़ेद लोमड़ी सू चेन को अंदर ले गई तो उसने उस जगह का परिचय देते हुए बताया कि यह उसका और उसके दादा का घर है। फिर उसने सू चेन को बैठक में इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह कुछ सामान लेने के लिए अपने कमरे में गया। बैठक कक्ष में बाघ की खाल से ढकी एक लंबी लकड़ी की बेंच थी। सू चेन बैठ गया, अपने सामने रखी कॉफ़ी टेबल को देखने लगा और सोचने लगा। उस नन्ही सफ़ेद लोमड़ी का दादा निश्चित रूप से उस गुप्त राज्य से नहीं था। अगर वह होता तो उसे इन मानवीय बातों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। आखिर हो क्या रहा था? उस गुप्त राज्य में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। इससे पहले जब वह अनलिमिटेड माउंटेन्स में था तब उसने बिग वाइट के रहने की जगह भी देखी थी, जो एक साधारण गुफा से ज़्यादा कुछ नहीं थी। यह इतना मानवीय नहीं था जितना यह है। बिग वाइट रसातल जाति का एक राक्षसी जानवर था। यदि वह स्थान जहां बिग वाइट ने अपना बचपन बिताया था उसका भी ऐसा ही लेआउट होता तो बिग वाइट ने निस्संदेह एंडलेस माउंटेन्स में अपना घर इसी तरह से बनाया होता, क्योंकि इससे घर से जुड़ाव का एहसास मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस स्थान पर बिग वाइट ने अपना बचपन बिताया वह संभवतः अनंत पहाड़ों में स्थित उसकी गुफा के समान था। मालिक, अब आप अंदर आ सकते हैं, कमरे से नन्ही सफ़ेद लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा। सू चेन ने प्रवेश किया। उसने देखा कि कमरे में एक बिस्तर भी था। हालांकि यह उतना बड़ा नहीं था जितना कि इंसान सोते हैं, लेकिन ये पालने जैसा था। पालने से थोड़ा बड़ा, लेकिन सामान्य आकार के बिस्तर जितना बड़ा नहीं। और वहाँ सिर्फ बिस्तर ही नहीं बल्कि ड्रेसिंग टेबल भी थी और अलमारियाँ भी। अध्याय 840। छोटी सफ़ेद लोमड़ी। बूढ़े आदमी की छोटी गद्देदार जैकेट बुरी तरह से लीक हो रही है। छोटे सफ़ेद लोमड़ी, क्या गुप्त लोक में रहने वाले अन्य आध्यात्मिक प्राणियों के निवास स्थान जो तुम जानती हो तुम्हारे यहाँ स्थित घर के समान हैं? सू चेन ने पूछा। छोटी सफ़ेद लोमड़ी, जो अपने छोटे से पलंग पर लेटी हुई उपचार के लिए दवाइयाँ खा रही थी, ने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके सू चेन से संवाद किया। नहीं गुरुजी, केवल हमारा घर ही ऐसा है, लेकिन मैं इससे दूर किसी जगह पर नहीं गई हूँ। गुप्त क्षेत्र बहुत विशाल है और मैं हर जगह नहीं गई हूँ। मैंने जितने भी प्रेत प्राणियों को देखा है उनमें से केवल मेरे दादाजी ही खड़े खड़े चल सकते थे। क्या आपके दादाजी मानव रूप में परिवर्तित हो सकते हैं? सू चेन ने आश्चर्य से पूछा। कमोबेश, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि मेरे दादाजी आपकी तरह नहीं दिखते स्वामी जी। मेरे दादाजी का सिर तो अभी भी हमारी लोमड़ी का ही है, लेकिन उनका शरीर, पिछले पैर और अगले पैर आपके जैसे विकसित हो गए हैं, जिनमें हाथ और पैर भी हैं। दादाजी ने कहा था कि जब तक मैं लगन से अभ्यास करता रहूंगा, भविष्य में मैं भी अपने दादाजी की तरह विकसित हो सकूंगा और सीधे खड़े होकर चल सकूंगा।
लेकिन मुझे लगता है कि सीधे खड़े होकर चलना बहुत धीमा होता है। चारों पैरों पर दौड़ना ज़्यादा तेज होता है, नन्ही सफ़ेद लोमड़ी ने मासूमियत से कहा। ये शब्द सुनकर सू चेन चौंक गया। आत्मा पशु मानव रूप धारण कर सकते हैं। ये तो पहले से ही मिथक और किंवदंती के करीब पहुंच चुका है। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन साम्राज्य के मिथक और किंवदंतियां वास्तव में कहानियां नहीं बल्कि एक वास्तविक अस्तित्व हों? क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी ने सचमुच किसी आत्मा को रूप बदलते हुए देखा है, इसलिए यह बात इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है? ठीक वैसे ही जैसे पहले उल्लेख किए गए अमर लोगों के बारे में, साधना जगत में प्रवेश करने के बाद उसे पता चला कि साधना जगत में मौजूद पारलौकिक लोग वही हैं जिन्हें नश्वर जगत के लोग अमर मानते हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ है। नीले तारे की सतह पर कोई आध्यात्मिक प्राणी नहीं है। यद्यपि साधना जगत कुछ आध्यात्मिक प्राणियों को कैद में रखता है, लेकिन उन आध्यात्मिक प्राणियों का उपयोग मूलतः कच्चे माल के रूप में किया जाता है और उनका स्तर बहुत उच्च नहीं होगा। वे पारलौकिक आध्यात्मिक प्राणी नहीं बनेंगे। वे सभी पारलौकिक स्तर से नीचे के आध्यात्मिक प्राणी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अतीत में ऐसे आध्यात्मिक प्राणी जो मानव रूप में परिवर्तित हो सकते थे, कभी नीले तारे की सतह पर प्रकट हुए हों? और उनके ड्रैगन साम्राज्य के पूर्वजों ने उन्हें देखा था, इसलिए उन्होंने उन्हें रिकॉर्ड के लिए एक किताब में दर्ज कर लिया था। लेकिन चूंकि किसी ने भी कभी ऐसे आध्यात्मिक प्राणी को नहीं देखा था जो वास्तव में मानव रूप में परिवर्तित हो सके, इसलिए सभी ने सोचा कि यह सिर्फ एक मिथक है, एक अतिरंजित दावा है। जितना लंबा ये चलता है उतना ही दिलचस्प होता जाता है। ब्लू स्टार सभ्यता में उनकी रुचि बढ़ती गई। उन्हें लगा कि वहाँ कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जब छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने दवा ली तो वह फुर्ती से इधर उधर दौड़ने लगी, इसलिए उसने खुद को ठीक करने के लिए दवा की गोलियां लेना बंद कर दिया। फिर वह अपने कमरे से कुछ महत्वपूर्ण सामान लेकर आए। जब सू चेन ने उसे सामान पैक करते देखा तो उसने गौर किया कि वह एक प्राचीन कांसे का दर्पण और आड़ू की लकड़ी की कंघी भी साथ लाए है। हे भगवान, ऐसा लगता है कि सभी महिलाएं, चाहे इंसान हो या जानवर, बहुत ही अहंकारी होती हैं। छोटी सफ़ेद लोमड़ी के कमरे से निकलने के बाद छोटी सफ़ेद लोमड़ी सू चेन को एक दूसरी जगह ले गई। ये जगह छोटी सफ़ेद लोमड़ी के निवास से जुड़ी हुई थी और दरवाज़ा खोलते ही वे एक ऐसी जगह में प्रवेश कर गए जो किसी परिलोक जैसी लग रही थी। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और भी सघन है क्योंकि इसने एक जादुई धुंध का रूप ले लिया है। घूमती हुई जादुई धुंध के बीच में जड़ी बूटियों का एक खेत फैला हुआ था और उस खेत में कई औषधीय पौधे लगाए गए थे। चांदनी रात में उन सभी ने चांदनी के सार को आत्मसात कर लिया। यहाँ की जड़ी बूटियों की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से पिछली घाटी में लिटिल व्हाइट फॉक्स द्वारा लगाई गई जड़ी बूटियों की तुलना में कहीं बेहतर थी। वे न केवल आकार में बड़े हैं, बल्कि उनकी उम्र का भी पता चलता है, वे बहुत बूढ़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पोषक तत्व उमड़ पड़ेंगे। मालिक, यह मेरे दादाजी का जड़ी बूटी का खेत है। आइए कुछ मूली तोड़ लें ताकि बाद में आपकी पत्नी और पिताजी के लिए सूप बना सकें। ये सुनकर नन्ही सफ़ेद लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसे मूली खाना सबसे ज़्यादा पसंद था, लेकिन उसके दादाजी उसे खाने के लिए केवल थोड़ी सी मूली की जड़ देते थे और उसे इससे ज़्यादा खाने नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अभी ज़्यादा खा लिया तो वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वह पहले से ही इतना ताकतवर था। हाँ, वह तो पूरी मूली खा सकता था। मूली? सू चेन थोड़ा हैरान था। क्या इन उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियों में मूली भी शामिल होगी? जब नन्ही सफ़ेद लोमड़ी उसे उस जगह ले गई जहाँ मूली थी तो वह थोड़ा हैरान रह गया। नन्ही सफ़ेद लोमड़ी, यह मूली नहीं है, ये जिनसेंग है। और यह जिनसेंग 100 साल से भी अधिक पुराना है। ये कम से कम 300 साल पुराना है और यह 400 साल पुराना है। ओह ओह ओह, जिनसेंग! गुरुजी, चलिए 10 डंठल उखाड़ते हैं। अगर दादाजी को पता चल गया तो क्या होगा? यहाँ तो सिर्फ 15 जिनसेंग की जड़ें हैं। अगर वे 10 निकाल लें तो क्या दादाजी वापस आकर गुस्से से आग बबूला नहीं हो जाएंगे? पहले जब उन्होंने छोटी सफ़ेद लोमड़ी के चावल और मसाले ले लिए थे तो छोटी सफ़ेद लोमड़ी बहुत देर तक गुस्से में रही थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उनके दादाजी कितने क्रोधित हुए होंगे। उन्हें हल्के में लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है, और वह यांगशेंगजू क्षेत्र में एक विशाल आध्यात्मिक प्राणी है। छोटी सफ़ेद लोमड़ी की चंचल आंखें इधर उधर घूम रही थीं और उसने कहा, मैं बस इतना कहूंगी कि किसी ने गुप्त क्षेत्र में घुसपैठ करके इसे चुरा लिया है। इस तरह दादाजी को पता नहीं चलेगा कि कब्रें हमने खोदी थीं। हे शिक्षक, क्या मैं बहुत होशियार हूँ? डिंग! मेजबान को बधाई हो, क्योंकि उन्हें एक विकल्प का सामना करना पड़ा। पहला विकल्प, यहाँ सभी औषधियाँ खाली कर दें। मेज़बान को योद्धा की उपाधि प्रदान करें। मेज़बान को यह उपाधि प्राप्त होने के बाद युद्ध के दौरान समग्र युद्ध शक्ति का मूल्य 20% बढ़ जाता है, जिसकी अवधि आधा घंटा होती है। कूलडाउन समय 24 घंटे है। दूसरा विकल्प, यहाँ से सभी जिनसेंग निकाल लें। मेज़बान को इन 15 जिनसेंग जड़ों को दिव्य जिनसेंग में बदलने का एक मौका उपहार में दें। पहले विकल्प का उद्देश्य सब कुछ खाली करना है।
अगर उसने सचमुच सब कुछ खाली करने की हिम्मत की तो जब बूढ़ा आदमी उसकी पोती का अपहरण करके और उसके जड़ी बूटी के बगीचे को खाली करके दस्तक देगा तो वह निश्चित रूप से उससे जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। उसके लिए गुप्त लोक से आसानी से निकलना शायद मुश्किल होगा। अगर वह इस बार अकेले आता तो वह ये जोखिम उठाने को तैयार होता। लेकिन इस बार वह अपनी पत्नी और पिता को साथ लेकर आया था, इसलिए वह फैसले लेने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकता था। हालांकि ये जड़ी बूटियां कीमती थीं, लेकिन उनके पास एक व्यवस्थित प्रणाली थी, इसलिए भविष्य में उनके पास ये चीज़ें निश्चित रूप से होंगी। इसलिए उन्होंने दूसरे विकल्प पर विचार किया। दूसरे विकल्प का इनाम इन 15 जिनसेंग जड़ों को दिव्य जिनसेंग में परिवर्तित करना है। हेवनली जिनसेंग क्या है? अगर आपको नहीं पता तो पूछें, सिस्टम हेवनली जिनसेंग क्या है? स्वर्गीय जिनसेंग वह जिनसेंग है जो 2000 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है। इसके औषधीय गुण अत्यंत अद्भुत हैं और यह मनुष्यों या अमृतत्व प्राप्ति से नीचे के आध्यात्मिक प्राणियों के जीवन को बचा सकता है। चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, क्या इससे उन्हें मौत से वापस लाया जा सकता है? सू चेन ने पूछा। हाँ, अद्भुत। सिस्टम रिवॉर्ड से जैसी उम्मीद थी, ये वाकई अद्भुत है। ऐसे में दिव्य जिनसेंग एक चमत्कारी औषधि है जो मृतकों को भी जीवित कर सकती है। भले ही अभी उसे इस तरह की चीज़ की ज़रूरत न हो, लेकिन अगर उसे सच में इसकी ज़रूरत पड़ी तो यह निश्चित रूप से एक अनमोल खजाना होगा। उन्हें लगा कि यह पुरस्कार प्रथम स्थान के पुरस्कार से कम नहीं है। तुरंत ही उसने नन्ही सफ़ेद लोमड़ी से कहा, नन्ही सफ़ेद लोमड़ी, तुम्हारा विचार बुरा नहीं है, लेकिन अगर कोई जड़ी बूटियां चुराने आता है तो वे सिर्फ 10 ही नहीं चुराएंगे, वे निश्चित रूप से सारी चुरा लेंगे। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, बिल्कुल सही। मालिक अभी भी सबसे बुद्धिमान हैं। तो चलो पूरे जड़ी बूटी के बगीचे को ही स्थानांतरित कर देते हैं। आखिर मालिक का घर काफ़ी विशाल है। सू चेन, उसे नहीं पता था कि लिटिल व्हाइट फॉक्स के दादाजी लिटिल व्हाइट फॉक्स की बातें सुनकर इतने क्रोधित हो जाएंगे कि वे खून की उल्टी कर देंगे और मौके पर ही मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो छोटी गद्देदार जैकेट पहनी हुई थी वह बुरी तरह से लीक हो रही थी। सू चेन ने हल्की खांसी करते हुए कहा, इन सब को हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 15 जिनसेंग की जड़ों को खोदकर निकालना ही काफ़ी होगा।